हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और एक बार फिर से एक और वन शॉट आपके लिए आ गया भाई। ये जो मेरे पीछे पेपर लगा हुआ है ये 2024-25 का पेपर है भाई, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। 10 इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद 2 डिटेल्ड शॉर्ट आते हैं, चाहे वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए हो, चाहे जैक स्टेट हो, चाहे पेडिग्री एनालिसिस हो, वायरस बैक्टीरिया फंगी वगैरह में अंतर हो। इसी तरीके से जो इसके लॉन्ग है, जो भी चीजें, प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बुचेरिया क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है, ये जितनी भी चीजें हैं ये तो इस वन शॉट में हमने कवर की ही है। यानी पहले वो वीडियोस आपको चलेंगी जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले ये भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इस वन शॉट में लगाए गए हैं। तो पूरे वन शॉट को देख डालिए। और हम ये नहीं कह रहे कि आप क्रांति कर दोगे, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस बात की गारंटी है शायद कोई फेल शायद नहीं लगाएंगे, वरना लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे। कोई फेल आपको नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत आप यहां से करो और उसके बाद आप जो इकट्ठा पढ़ पाओ इधर उधर इंगे होंगे कहें उनसे, तो हमने आपके लिए 24-25 का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लगा दिए हैं। चलिए शुरू कर। पहला आपने देखा होगा CAM, कैम भी पढ़ लेते हैं इसे। CAM करके बहुत बार पेपर में आता है, ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं। क्या होते हैं ये, आसानी सरल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जो सेल्स को एक दूसरे से तथा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करते हैं। सेल्स मतलब क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं। तो उन्हें जोड़ने का काम कौन करेगा, CAM का। एस छोटा सा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, वरना नॉर्मली इन्हें CAM बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कोशिकाओं को एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वगैरह होता है उन सबको ये जोड़ने का काम करेंगे। ये कोशिकाओं की पहचान करेंगे, कोशिकाओं का ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। टिश्यूज का निर्माण करेंगे। टिश्यू मतलब ऊतक। जब कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो टिश्यू यानी ऊतक का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कुछ के नाम पूछें तो कैड्रिन हो गया, ठीक है, इंटेग्रिन्स हो गया, सिलेक्टिन्स हो गया, ये सारे के सारे CAM के कुछ प्रकार हैं भाई, ठीक है, कुछ मुख्य हैं ये। इनकी हेल्प से हम लोग सेल्स को आपस में चिपकी रहती हैं, यानी इनकी सहायता से ही जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिससे टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है, जिसकी सहायता से जो ऊतक का निर्माण होता है, जो टिश्यूज का निर्माण होता है वो स्टेबल बना रहता है भाई, ठीक है। चाहे घाव भरना हो, सूजन हो जाए, यहाँ तक कि जो बच्चे का निर्माण होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, उनमें भी CAMS का इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो, हम बार बार कह रहे हैं 2 नंबर में अगर ये आया है तो बहुत नहीं लिखना है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए CAM क्या होते हैं। कोशिकाओं को जोड़ने का काम करेंगे, ऊतक का निर्माण करेंगे, घाव को भरेंगे, कोशिकाओं का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, यानी इस तरीके के कोशिकाओं से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो CAM करेंगे भाई, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या होते हैं, आइए ये भी देखते हैं। तो पेरोक्सीसोम क्या होते हैं, ये छोटे मेम्ब्रेन का मतलब हमेशा झिल्ली होती है, तो ये छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, और सेल ऑर्गन मतलब कोशिका का ही भाग होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज, ये दोनों कौन है, एंजाइम है जो क्रियाओं को कराएंगे। तो इनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये हानिकारक H2O2 का नाम क्या है, H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इन एंजाइम की सहायता से टूट जाएगा। काहे में टूटेगा, तो भैया ये वाटर यानी पानी में टूट जाएगा, यानी H2O अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को ये अलग कर देगा। ये फैटी एसिड जो भी बसीय अम्ल होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म तथा जितने भी खराब से पदार्थ हैं उन सबके विघटन में, विषाक्त मतलब जो जहरीले पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उन सबके विघटन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लीवर और किडनी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम क्या होते हैं, मोटा मोटा कहें तो इनमें ये घिरे हुए होते हैं, किससे, तो छोटे छोटे मेम्ब्रेन झिल्लियों से ये घिरे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं। और सरल भाषा में कहें तो एंजाइम का क्या काम है, जितने भी उल्टे सीधे पदार्थ हैं उन सबको खत्म करने का काम होता है पेरोक्सीसोम का। ये भी 2 नंबर में पेपर में आया हुआ है और आ सकता है भाई, ठीक है।
क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सबको पता है भैया। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र कैसे बनते हैं, धागे नुमा संरचना होती है, उस धागे नुमा संरचना को हम लोग क्रोमेटिन कह देते हैं। तो जब क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी इन धागों का सही से ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन होगा। तो क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से यह बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा रूप होता है, तो एक तो यू क्रोमेटिन होता है। यू क्रोमेटिन क्या करता है, थोड़ा सा लूज होता है, ढीला होता है, और एक्टिव जीन्स इसके अंदर होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, हिड्रोक्रोमेटिन होता है, जो टाइट होता है, पहला लूज है दूसरा टाइट है, और इनएक्टिव जीन्स रखता है। यानी पहला वाला ढीला जरूर है लेकिन इसमें एक्टिव जीन्स हैं, दूसरा वाला टाइट जरूर है लेकिन इसमें इनएक्टिव जीन्स हैं। डीएनए जो होता है, ये जो डीएनए है और प्रोटीन दो ही चीजें इन्हीं से मिलकर बना है। तो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन जो हिस्टोन है उसके चारों तरफ लिपट जाता है, लिपटने से न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, और न्यूक्लियोसोम जब घूमेगा, क्वाइल की फॉर्म में आएगा, तो क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर देगा। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, यही जब इसमें कोशिका सेल डिवीजन हो जाएगा, कोशिका का विभाजन वगैरह जिस समय होगा, उस समय ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा, यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन कर देगा। मोटा मोटा कहें तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उन धागों को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि गुणसूत्र के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस आप बता सकें भाई। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख दोगे कि भैया प्रोटीन डीएनए से बना होता है, दो प्रकार का होता है, एक के पास एक्टिव जीन्स होते हैं, एक के पास नॉन एक्टिव जीन्स होते हैं। डीएनए जब हिस्टोन पर लपटता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम क्या करता है, क्रोमेटिन फाइबर बना लेता है, और आखिरी में जब कोशिका का विभाजन होता है तो इससे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, शेल माने कोशिका हो गई, सरफेस मतलब ऊपर की सतह हो गई, रिसेप्टर्स तो क्या कहेंगे भैया, ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की झिल्ली होती है ऊपर की, उस पर स्थित प्रोटीन होते हैं। सीधी सी बात है, सरफेस का मतलब ही क्या था, ऊपर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका की झिल्ली है, आवरण है, उसके ऊपर ये प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, बाहरी सिग्नल, बाहर से जो भी सिग्नल, चाहे वो हार्मोन हो, एंटीजन है, जो भी है, को पहचान कर सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी रिएक्शन कोशिका के अंदर होनी चाहिए। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो आयन चैनल लिंक्ड होता है, दूसरा जी प्रोटीन कपल्ड होता है, और तीसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तीन तरीके के ये होते हैं। क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में ग्रोथ में जितना भी जो कोशिका की ग्रोथ हो रही है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है, और जो कम्युनिकेशन है, इन सब कार्यों को इनका नियंत्रित करने का काम होता है। इनकी खराबी से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, सेल सरफेस कोशिका की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और बाहर से जो भी आएंगे उन्हें रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, और बताएंगे कि क्या रिएक्शंस होनी चाहिए। तो वो रिएक्शंस चाहे कम्युनिकेशन हो, इम्यूनिटी हो, ग्रोथ हो, इन सब में ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीन तरीके के होते हैं। फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या, हाइब्रिड का मतलब क्या, संकरण। भैया हम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है मेंडल का नियम। मान लिया कोई लंबा पौधा है, कोई बौना पौधा है, तो जो इनका बच्चा होगा वो लंबा होगा लेकिन वो हाइब्रिड होगा, संकर लंबा कहलाएगा। ठीक, कैसा कहलाएगा, संकर लंबा मतलब हाइब्रिड टॉल कहलाएगा, क्योंकि लक्षण तो उसमें दोनों के ना, लंबेपन बौनेपन के। तो पहली पीढ़ी में तो बच्चा लंबा होगा, फिर जब उस पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे तो दूसरी पीढ़ी में 3 बच्चे लंबे होंगे, और एक बौनापन जो पिछली पीढ़ी का है वो निकल के आएगा, और 3:1 में ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस होता है जिसमें केवल एक गुण का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ एक गुण की बात कर रहे हैं, लंबापन बौनापन ही ले रहे हैं। मेंडल ने मटर के पौधों पर यह प्रयोग किया। यदि एक पेरेंट टॉल, यानी अगर एक आदमी लंबा है, लंबेपन को कैपिटल टी से लिख दे रहा है, क्योंकि गुणसूत्र को पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स 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 वाई। तो हमने कहा अगर कोई लंबा है तो उसे कैपिटल टी लिख दे रहा है। दूसरा डॉर्फ यानी कोई बौना है, उसे स्मॉल टी लिख दे रहा है। तो पहली पीढ़ी में जो सभी होंगे वो लंबे पैदा होंगे। क्यों लंबे होंगे, क्योंकि मान लिया ये कैपिटल टी पापा है, स्मॉल टी मम्मी है, इनसे कैपिटल टी मिला, इनसे स्मॉल टी मिला। अब इसमें दोनों लक्षण हैं, लेकिन मेंडल ने कहा पहली पीढ़ी में वो लक्षण दिखेगा जो प्रभावी होगा, और लंबेपन और बौनेपन पे लंबापन प्रभावी लक्षण। आप कभी देखना एक लंबा चौड़ा आदमी, ये समाज का भी रूल है, एक लंबा चौड़ा कायदे का आदमी आपसे बात करे, आप उससे घबराओगे भी, बात भी मानोगे। छोटा है, कोई काला है, तो समाज में लोग कहते हैं मतलब झूठ ही बोल रहा होगा। ये रियलिटी है भाई। धीरे धीरे करके भले आप इंसान को पहचानने लगो तो आपको उससे प्यार होने लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि समाज की भी रियलिटी है कि क्या प्रभावी और क्या अप्रभावी है। तो लंबापन प्रभावी लक्षण है, इसलिए पहली पीढ़ी में
ये प्रभावी लंबा मतलब जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। F2 पीढ़ी में रेशियो 3:1 में आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे डायग्राम से भी दिखा दिया है। कैसे दिखाया हमने, देखो कैपिटल टी ये मान लिया मम्मी है, चलो मम्मी को लंबा दे रहा है, पिताजी छोटे हो गए। ठीक, इनसे कैपिटल टी मिला, इनसे स्मॉल टी मिला, ये हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। होगा लंबा लेकिन संकर लंबा इसे कहेंगे। फिर ये जो कैपिटल टी स्मॉल, ये हाइब्रिड टॉल वाला, अगर इसका अगली पीढ़ी में चलोगे तो अगली पीढ़ी में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनके बच्चे होंगे तो इनके बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई, कि इनसे कैपिटल टी मिल जाए, इनसे भी कैपिटल टी मिल जाए, दोनों ही कैपिटल टी है, मतलब तो शुद्ध लंबा, ये बच्चा तो लंबा ही होगा। ठीक है, यहां की बात करें, अगर यहां से कैपिटल टी मिले और यहां से स्मॉल टी मिले तो लंबापन प्रभावी है, तो ये भैया ये भी लंबा होगा, लेकिन ये हाइब्रिड लंबा, संकर लंबा कहलाएगा। यहां से अगर स्मॉल टी मिले, यहां से कैपिटल, तो कैपिटल टी तो है ही, तो ये भी लंबा होगा, हाइब्रिड लंबा कहलाएगा। और दोनों जगह से अगर स्मॉल टी मिल जाएगा तो फिर ये दूसरी पीढ़ी में बौना पौधा प्राप्त होगा, बच्चा प्राप्त होगा। यानी 3 लोग लंबे होंगे, वो संकर हो शुद्ध हो अलग बात है, एक आदमी बौना होगा, तो दूसरी पीढ़ी में ये 3:1 में अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना के बता दोगे। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान है। जो इन्फ्लुएंस्ड वाले होते हैं ये वो होते हैं जिनकी उपस्थिति दोनों जेंडर्स में पाई जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में पाई जाती है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यक्त होने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बाल्डनेस की बात करें, जैसे गंजापन जो है, तो भैया मेल्स में ज्यादा होता है। ज्यादातर देखा होगा, हमारे ही बहुत सारे बाल गिर गए, पहले बड़े अच्छे होते थे, तो ज्यादातर मेल्स में गंजापन ज्यादा प्रभावी होता है, महिलाओं में कम ही ये पाया जाता है, मतलब एक्सप्रेशन इसका कम होता है। तो इस तरीके के ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो लिमिटेड होते हैं इनके जीन्स पाए दोनों में जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही जेंडर में होता है, दोनों में नहीं होता है। जैसे देखा होगा, महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन होता है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, हम लोगों की मम्मियों ने सबने हम लोगों को दूध पिलाया है। ठीक है, मम्मियों ने। उसके अलावा बियर्ड है, मूछें हैं, ये सब पापा, हम लोग बचपन से देखते थे, पापा की दाढ़ी है, पापा की मूछें, हम लोग भी उनकी तरह रखेंगे, तो दाढ़ी मूछें सिर्फ मेल्स में निकलती हैं। तो ये इस तरीके के लिमिटेड ट्रेट्स हैं जो एक ही जेंडर में पाए जाते हैं, जो पिछली साल आए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है भाई? पहला एक क्वेश्चन है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, तो बहुत ही आसान है। पेनिट्रेंस क्या होता है? किसी जीन का फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है भाई? सरल भाषा में जीन के जो लक्षण आसानी से दिखाई दे जाते हैं उन्हें फिनोटाइप कह देते हैं भाई। ठीक है, तो किसी जीन का फिनोटाइप एक्सप्रेस होने की संभावना को पेनिट्रेंस कहते हैं। यानी जो लक्षण आपको दिख रहे हैं वो क्या दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, कि किसी में पतला लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसी में लक्षण दिख ही नहीं रहे हैं। तो लक्षणों के दिखने की जो संभावना है उसे ही हम लोग कहते हैं पेनिट्रेंस। ठीक है, अर्थात कितने प्रतिशत इंडिविजुअल्स में वे जीन दिखाई देते हैं भाई। ठीक, इंडिविजुअल्स मतलब कौन कौन से ऐसे वो जीव हैं जिनमें वो जीन्स हमें दिखाई देंगे, उसे हम लोग कह देंगे पेनिट्रांस, उसकी परसेंटेज को भाई। ठीक, तथा किसी जीन द्वारा फिनोटाइप कितनी तीव्रता से या किस स्तर पर व्यक्त होता है, और जब वो दिखेगा तो उसका लेवल कितना होगा और कितनी तेजी से वो दिखाई देगा, इसे हम लोग एक्सप्रेसिविटी कहेंगे। एक्सप्रेस का मतलब ही क्या होता है? व्यक्त होना। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि जितनी तेजी से वो एक्सप्रेस होगा, व्यक्त होगा, उसे ही हम लोग कहेंगे एक्सप्रेसिविटी। और पेनिट्रेंस क्या होगा? जो संभावना है उसके दिखाई देने की, उस लक्षण के फिनोटाइप के दिखाई देने की जो संभावना होती है उसे पेनिट्रेंस कहते हैं भाई। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और भैया 2 परिभाषाएं पूछी हैं, एक पेनिट्रांस की, एक एक्सप्रेसिविटी की। यानी एक एक नंबर में अगर आपको इसे लिखना है तो इतना ये पर्याप्त है कि कितनी तरीके से आप इसे व्यक्त करोगे और कितनी तेजी से ये व्यक्त होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुत ही आसान है। ऐसा वंशानुक्रम जो न्यूक्लियस के बजाय साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान से समझिए, ऐसा वंशानुक्रम का मतलब क्या है? मतलब माता पिता के लक्षण आप तक पहुंच रहे हैं, फिर उससे आगे बढ़ रहे हैं, ये वंश का क्रम हो गया वंशानुक्रम। अगर ये न्यूक्लियस से ना बढ़े बल्कि जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इन सब के जरिए नियंत्रित होते हैं जीन्स में, तब हम लोग उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान से समझिए, माता पिता के लक्षण आप तक कैसे पहुंचे हैं? तो सरल भाषा में लोग कहते हैं कि माता पिता के जो जीन्स हैं वही तो गुणसूत्र। अरे मम्मी के पास गुणसूत्र कितने हैं? मान लिया मम्मी के पास 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, जिनमें से जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है? XX होता है। पापा के पास XY होता है। मम्मी से हमें X गुणसूत्र मिलता है, पापा से Y बनता तो लड़का बन जाता है, यहाँ से भी X मिलता है, यहाँ से भी X मिलता तो लड़की बन जाती है। ओवरऑल बात करें तो जो गुणसूत्र माता पिता से हमें मिलते हैं
उन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और उन जीन्स से ही जो माता पिता के लक्षण है वो हम तक पहुंचते हैं। तो अगर वो नियंत्रित हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट वगैरह के द्वारा, साइटोप्लाज्म के जो भी ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा अगर वो कंट्रोल हो रहे हैं, तब हम लोग उसे कह देते हैं साइटोप्लाज्मिक। नाम ही क्या उसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी जो साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्म है, उसके द्वारा अगर कंट्रोल होगा तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाएगा भाई। ठीक है, अगला है क्रोमोसोमल एनोमलीज। क्या होता है क्रोमोसोम का मतलब क्या, गुणसूत्र, और एनोमलीज का मतलब क्या, यानी जब भी कभी किसी भी प्रकार का एनोमलीज मतलब चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, तो गुणसूत्रों की संख्या या बनावट में होने वाले किसी भी परिवर्तन को क्रोमोसोमल एनोमलीज कहते हैं। जैसे भैया डाउन सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनमें होता क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 46 होती है। पता चला एक गुणसूत्र गड़बड़ हो गया, 45 रह गई, पता एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बन गया, 47 हो गई, और इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। और कई बीमारियां ऐसी होती जिनमें पता चला आंखें बड़ी हो गई, कद छोटा रह गया, व्यक्ति मंदबुद्धि हो गया, खोपड़ी बड़ी हो गई, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो गुणसूत्रों के एनोमलीज यानी अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से चेंजेस के कारण हो जाती हैं भाई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम। मेरे भाई प्लाज्मोडियम हमने आपको लॉन्ग में कराया हुआ है, ये 25 नंबर लॉन्ग तक में आ जाता है। इसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे फैलता है, इसके होस्ट क्या है, सब कुछ लॉन्ग में कराया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक भाई, शॉर्ट में अगर 2 नंबर में आ जाए तो पूरी कहानी थोड़ी लिखनी है, तो आप लिख दोगे प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है। उसमें हमने बताया हुआ था आपको, प्रोटोजोआ है जो क्या करेगा, इसी के कारण मलेरिया रोग होता है भाई। ठीक, और मलेरिया रोग फैलता कैसे है, तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, यानी जो फीमेल मच्छर होता है, इसी के कारण बनता है। और इसका प्रसार किसके द्वारा होता है, जो फीमेल मच्छर होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है, उसके द्वारा मलेरिया रोग फैल जाता है। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको बहुत नहीं लिखना होता है, 3, 4, 5 लाइनें आप लिखोगे और आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। बस नंबर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाएगा, 75 का आपका पेपर होता है। अकेली एक वीडियो आपको पास करा सकती है, तो अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो सिर्फ एक ये वीडियो भी आपको पास करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने झिल्ली होती है, पिन्नी होती है भैया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ये बहुत पतली सी लचीली यानी फ्लेक्सिबल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यह जंतुओं की सभी कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका समझते हो, सेल समझते हो, हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। यानी ओवरऑल बात करें, हमारा शरीर काहे से मिलकर बना है, सेल्स से, कोशिकाओं से मिलकर बना है। उस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, उसे कैसे रोकोगे यार, कोई पन्नी से, कोई झिल्ली से, कोई बाउंड्री से रोकोगे ना। जैसे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर सीटें पड़ी हैं, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये पंखा लाओ रे, ये लाओ रे, वो लाओ रे, लेकिन ये सब कहाँ है, सब इस क्लास के अंदर है ना भाई। तो इस क्लास की जो भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, ये जो दीवारें यहां से वहां तक उठी हुई हैं, ये इस क्लास की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोटा मोटा काम क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्म है, का सीमांत यानी उसे इकट्ठा करने के लिए उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यानी जो जंतु हैं उनमें भी सेल्स होते हैं भाई। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनमें भी सेल्स होते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में ये पाई जाएगी, क्योंकि कोशिकाएं दोनों में पाई जाती हैं, तो उनमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा तो जाहिर सी बात इस मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी बाउंड्री है भाई। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो भैया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करके लिखेंगे, तो बहुत आसान है, कई सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए जो कि बहुत आसान है। समझो भाई, पेपर में 25 नंबर में आएगा। 25 नंबर इन द सेंस क्या है, कम से कम आपको 4 से 5 पन्ने का इसे लिखना पड़ेगा। तो हमने आपको दिया भी उस हिसाब से ही है कि आप एक बार अपने हिसाब से समझ लोगे और 4-5 पन्नों में आराम से लिखाओगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, तो अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, मेम्ब्रेन तो झिल्ली हो गई, सेमी परमेबल क्या होता है, अर्ध पारगम्य। समझो जरा, अर्ध मतलब आधी चीजों को जाने दे, ध्यान से समझना। जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक और मिला के बनता विलयन। जैसे चीनी घुली तो चीनी क्या है, विलय है, सॉल्यूट है। किसमें घुली, पानी में, तो पानी क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है। क्या बना, शरबत, तो शरबत क्या है, विलयन है। तो जो घुलता है वो विलय,
जिसमें घुलता है विलायक, तो जो आधे विलय और विलायक दोनों को जाने नहीं देगी, जो आधे पार्टिकल्स को जाने देगी आधों को नहीं जाने देगी, उसे क्या कहेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसकी थिकनेस अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग कोशिकाओं के लिए थिकनेस अलग अलग होगी भाई। ये प्रोटीन और फैट, फैट मतलब लिपिड, बसा कहते हैं, तेल घी ये सब, तो ये प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर के कुछ सिद्धांत निम्न है भाई। पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया, हम आपको भरोसा दिलाते हैं बेहतरीन माहौल बनाओगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे दे देंगे, BDKDN BSc पे भैया, ठीक है। तो कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है लिपिड लिपिड बाई लेयर मॉडल। बाई लेयर का मतलब कितनी? 2 लेयर बनेंगी। तो काहे की 2 लेयर होंगी? लिपिड की होंगी। यह मॉडल 1902 में 1902 में ओवर्टन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग फैट की डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। यानी ओवर्टन ने क्या कहा? ओवर्टन ने क्या कहा? देखो भैया, ओवर्टन ने कहा, कहा ये ओवर्टन ने क्या कहा कि जो भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फैट की डबल लेयर होती है भैया, ठीक है। ये देखिए भाई, डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो इस मॉडल में कुछ बहुत कठिन नहीं है, आपके दिमाग में रहेगा कि डबल लेयर मॉडल हमने पढ़ा है भाई। डबल लेयर मॉडल क्या होगा कि जो फैट होगा, जो लिपिड होगा, उसकी डबल लेयर बनेगी और प्लाज्मा बनेगी। ट्राई लेयर मॉडल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई लेयर, 3 लेयर बनेंगी इसमें। तो इसमें क्या बताया गया? इसके अकॉर्डिंग यह 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम तक, एंगस्ट्रॉम समझते हो भैया, दूरी को नापने का मात्रक होता है। तो 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें 3 लेयर दिखाई देती हैं भाई, ठीक है। पहली लेयर क्या होती है? पहली लेयर प्रोटीन की होती है जो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है, बाहर की तरफ होती है। दूसरी लेयर बीच में होती है जो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और फैट की बनी होती है। समझो, पहली लेयर प्रोटीन की है, दूसरी लेयर फैट की और तीसरी लेयर प्रोटीन की बनी व इंटरनल होती है। यह भी 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ओवरऑल बात करें तो भैया जब डबल लेयर की बात करी तो दोनों लेयर काहे की बनी हुई है? फैट की बनी हुई है। जब ट्रिपल लेयर की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल लेयर में जो बाहरी लेयर है वो प्रोटीन की है, जो बीच वाली है वो फैट की है और जो अंदर वाली है वो प्रोटीन की है। ये 20 से 25 एंगस्ट्रॉम है और जो बीच वाली है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एक बार आप पढ़ लोगे, आराम से लिख दोगे, कोई काबिलपंती वाली बात नहीं है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट भी दिया गया। यूनिट मतलब क्या होता है? एक। तो रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर को यूनिट सेल कहा। समझो, उन्होंने कहा ये जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर है ये सब मिला के पूरा एक है, यूनिट सेल इसे कहा। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन समझते हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, कि मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर्ड होती है। अर्थात डिफरेंट ऑर्गन, जैसे गाल्जी काय है, गाल्जी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ETC यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। यानी इन्होंने क्या किया? एक लेवल और ऊपर चले गए। इन्होंने कहा जो ट्रिपल लेयर है उस पूरी ट्रिपल लेयर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोल देंगे। यानी वो पूरा मिला के एक कोशिका बनती है भाई। तो ये मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। यानी सरल भाषा में एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में 3 लेयर हैं, वो तीनों लेयर मिल के ही मेम्ब्रेन बना रही है, उस मेम्ब्रेन से ही क्या बन रही है? कोशिका बन रही है। तो ये यूनिट सेल कहलाएगा भाई। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या है? इसके अकॉर्डिंग लिपिड और प्रोटीन्स मोज़ेइक ऑर्डर में रहते हैं। मोज़ेइक ऑर्डर समझते हो? वैसे तो रंग बिरंगा क्रम होता है। मोज़ेइक का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा, अनसेंट मॉडल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिपिड और प्रोटीन मोज़ेइक ऑर्डर में रहते हैं तथा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स लिपिड के दोनों लेयर के बीच में मूव करते रहते हैं। ये देखो, मोज़ेइक का मतलब ही यही है, अनसेंट, ठीक है, रंग बिरंगा। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल लिपिड की 2 लेयर होंगी। इस मॉडल में कहा गया कि भैया जो पहली वाली बात कही जा रही डबल लेयर वाली की बसा की लिपिड की 2 लेयर होंगी, वो ठीक है। उसी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाहर और अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं तथा एक एक लेवल के बीच में लिपिड मॉलिक्यूल्स के 2-2 लेवल होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच की ओर तथा बाहर की ओर सिरों के अलग अलग लक्षण रहते हैं। ओवरऑल बात करें तो भैया जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होगा। जब प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलेंगे तो 2 सिरे बनेंगे। कौन से सिरे होंगे? पहला सिरा होगा नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। नॉन पोलर यानी जो प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी में नहीं घुलेगा, तो यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है। दूसरा होगा पोलर हाइड्रोफिलिक एंड, यानी ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, हाइड्रोफिलिक यानी जल में घुल जाएगा, तो यह वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आपको स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटीन है,
और फैट है। प्रोटीन और फैट मिलकर इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपनी भाषा में लिखो यार, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दो एंड जनरेट हो रहे हैं, एक कैसा एंड है, पोलर एंड है, एक कैसा है, नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर वाला एंड है वो पानी में नहीं घुलता है, जो पोलर वाला है वो पानी में घुल जाता है भाई, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल का नॉन पोलर एंड फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल से बना होता है। अब समझो, दो एंड है, एक नॉन पोलर एक पोलर, तो जो नॉन पोलर वाला है वो फैटी एसिड से बना होता है, बसीय अम्लों से बना होता है। और आपको पता है जहां कहीं भी अम्ल की बात आ जाती है वहां पर कौन सा ग्रुप होता है, COOH यानी एसिड समूह होता है। तो भैया जो नॉन पोलर वाला ग्रुप है वहां पर एसिड समूह होगा, और इस एसिड समूह के जरिए ही तथा उनके COOH ग्रुप द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है। तो जो नॉन पोलर ग्रुप है वो फैटी एसिड के अंदर COOH है, उसकी सहायता से, समझो नॉन पोलर वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है, COOH की सहायता से ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है। और ग्लिसरॉल का दूसरा एंड पोलर एंड से जुड़ा होता है, यानी इधर हो गया नॉन पोलर, इधर हो गया पोलर, बीच में हो गया ग्लिसरॉल, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक फैटी लेयर, जो कि फैटी लेयर में बिखरे रहते हैं। जो भी लिपिड वाला सिस्टम है उसमें पूरा इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, ठीक है। जबकि क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहरी आवरण बनाता है, इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है अंदर वाला। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा वो अंदर जो फैट वाली लेयर है, लिपिड वाली लेयर है, उसमें फैला रहेगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी, तो ये बाहरी कवर बनाएगा, आवरण बनाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा भैया, ठीक है। लास्ट में बात करें तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, तो भैया इसमें प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन कितनी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन पार्ट बनाती है। प्रोटीन से ही, अभी हमने आपको बताया, बाहर वाली लेयर भी प्रोटीन से ही बनती है। आरबीसी की प्लाज्मा में, आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा होती है मेम्ब्रेन, उसमें 60 से 80%, और जो लीवर की प्लाज्मा होती है उसमें 80% तक प्रोटीन होती है, यानी 80% तक प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा अपने पास झिल्ली होती है। लिपिड की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% फैट यानी लिपिड होता है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, लगभग सेल्स में 5% ही कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये जितने भी जीव द्रव्य हैं, साइटोप्लाज्म है, उनका प्रोटेक्शन करता है, उन्हें इकट्ठी करती है, उन्हें बचाती है, टिश्यू फॉर्मेशन यानी ऊतक का निर्माण करती है, कोशिकाएं मिलकर आपस में टिश्यू बनाती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जो पानी है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और सेल को स्पेसिफिक बनाती है। जो भी कोशिका है उसका क्या कार्य है, किस तरीके से वो चलती है, उसे स्पेसिफिक बनाने के ये काम में आती है भाई, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। क्या होता है भैया, यानी इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, आपको ये बताना है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है भैया, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। सबको पता है जो डीएनए होता है, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड बने होते हैं, और इस तरीके से बेस पाए जाते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता था भाई, ठीक है। यहां पे क्या सिंगल स्ट्रैंड होगा, यानी जो सरल भाषा में कहें जो स्तंभ होगा, जो पिलर होगा, वो इसमें केवल एक होगा, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। यानी सरल भाषा में आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आप कैसे दिखाओगे, तो केमिकल कंपोजिशन में नंबर 1 सबसे पहले इसमें होती है पेंटोज शुगर, नाम ही है इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पेंटोज शुगर होती है, तो राइबोज शुगर। पेंटोज का मतलब 5, जरा ध्यान से सुनिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा इसमें पाई जाएगी, ठीक है। तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। और जाहिर सी बात है जो 2 वाला कार्बन होगा उस पर एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। इसी कारण आरएनए जो है वो डीएनए से अधिक रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है। जाहिर सी बात है जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एक स्टेबल क्या है, पड़े हुए हैं, बिल्कुल जब पड़े हुए हैं तो स्टेबल तो बहुत है लेकिन रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कर ही नहीं रहे, पड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी बहुत। और अगर अंधाधुंध रिएक्टिविटी है तो स्टेबिलिटी यानी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आदमी चलता रहेगा, फिरता रहेगा, कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती है भाई, ठीक है। नंबर 1 इसमें शर्करा हो गई। दूसरा नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, छोटे से आप पढ़ रहे हो कौन कौन से बेस इसमें पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें नाइट्रोजनस 4 बेसेस पाए जाते हैं। फिर इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में एक फास्फेट ग्रुप पाया जाता है जो राइबोज के कौन से 5 वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। फास्फेट बैकबोन आरएनए को नेगेटिव चार्ज देता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर हमने 3 चीजें लिखी हैं, कौन कौन बताओ। सबसे पहले इसमें शुगर है, राइबोज शर्करा है इसमें, ठीक है। फिर इसमें नाइट्रोजनस बेस है, फिर इसमें फास्फेट ग्रुप है। जब ये तीनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देंगे, और उससे न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो शुगर, बेस,
फास्फेट जब सब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर आरएनए की पूरी चेन यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसी को हम आरएनए कह देते हैं भाई। ठीक है, आरएनए के टाइप की बात करें तो एमआरएनए होता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए होता है जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए होता है जिसे राइबोसोमल आरएनए कह देते हैं भाई। ठीक है, सभी टाइप्स की केमिकल कंपोजिशन सेम रहती हैं, बस स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होते हैं, यानी इनकी सबकी जो भी आरएनए का जो भी प्रकार है, सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है वो सभी की सेम होंगी। सभी में शुगर होगी, ठीक है, सभी में जो भी बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे के सारे वैसे ही बन रहे होंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने लिख दिया अतः आरएनए राइबोस शुगर 4 नाइट्रोजनस बेसेस और फास्फेट से मिलकर बना होता है। लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि भैया राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फास्फेट से मिलकर ये बना होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी सिंगल पिलर वाला ये न्यूक्लिक एसिड होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचाता है, यानी जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है भाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली साल के पेपर में आया हुआ है। प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है और सॉल्टिंग क्या होता है भैया। टारगेट का मतलब क्या, किसी निश्चित जगह पर पहुंचाना है प्रोटीन को, इसे प्रोटीन टारगेटिंग कहेंगे भाई। ये लॉन्ग में आता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे भाई। प्रोटीन टारगेटिंग का अर्थ है कि सेल का मतलब कोशिका में बनने के बाद प्रोटीन को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर पहुंचाना, जैसे वो न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो सकता है। यानी ओवरऑल प्रोटीन के निर्माण के बाद उसे उसकी सही जगह पर भेजना ही प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है। इसका प्रोसेस है भाई, पूरा प्रोसेस लगेगा। क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो प्रोटीन को बनाना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कहां बनता है प्रोटीन, सबको पता है राइबोसोम को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन राइबोसोम पर बनते हैं। जो राइबोसोम है वो फ्री भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं। सबसे पहले जब यहां पर बन जाएगा तो यहां से सिग्नल डिसाइड करेगा कि प्रोटीन कहां जाना है। तो सिग्नल पेप्टाइड ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन को कहां भेजा जाएगा, किस तरीके के सिग्नल होंगे। तो सिग्नल को पहचाना जाएगा। स्टेप 2 में सिग्नल को पहचानेंगे। कौन सा सिग्नल अब पहचाने, ये बहुत तेजी में ये सब काम होता है भाई। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के लिए क्या सिग्नल होगा, तो न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल होगा। ठीक है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल होगा। इस तरीके से डिसाइड होगा, यानी सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद एक सिग्नल बताएगा कि प्रोटीन को एक्चुअल में कहां जाना है। फिर उसकी सॉल्टिंग हो जाएगी। सॉल्टिंग कहां होगी, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब आपने 9th में अंतः प्रद्रव्य जालिका पढ़ रखी होगी, और गाल्जी काय आपने पढ़ रखा होगा। इनमें क्या होगा, प्रोटीन की सॉल्टिंग होगी भाई। तो रफ ईआर में क्या होगा, ईआर का मतलब ईआर शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन एंटर कर जाएगा। प्रोटीन एंटर करने के बाद इसकी फोल्डिंग होगी, इसका इनिशियल मॉडिफिकेशन होगा, और बचा खुचा मॉडिफिकेशन कहां हो जाएगा, गाल्जी बॉडी में हो जाएगा। ठीक, प्रोटीन यहां दोबारा से मॉडिफाई होगा तथा वेसल्स में पैकेज करके टारगेट लोकेशन पे चला जाएगा। यानी ओवरऑल हुआ क्या है, सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण हुआ है। देखो कई बार लोगों को लगता होगा सर जी 5 मिनट में बता के चले गए। अब ये बात 5 मिनट की है ही नहीं। आप जब इसे लिखोगे ये 2-2.5 पन्ने का हो ही जाएगा। आप ये समझो कि सबसे पहले हुआ क्या है। सबसे पहले आपने लिखा कि प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है। तो प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब प्रोटीन को हमें टारगेट करके उसकी लोकेशन पे भेजना है। वो लोकेशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाना पड़ेगा, प्रोटीन को बनाएंगे, फिर सिग्नल को पहचाने की, सिग्नल की कहाँ पे पहुंचना चाहिए। तो पहुंचने के लिए फिर सॉल्टिंग होगी। सॉल्टिंग कहाँ होगी, तो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, और बची कुछ गाल्जी काय में हो जाएगी। गाल्जी काय में होने के बाद अब इसे ले जाना है। सॉल्टिंग हो गई है, पैकेजिंग हो गई है। अब जब पैकेज हो गया है तो भैया जो वेसिकुलर्स हैं ये इसे लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाने वाला, ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे हवाई जहाज है, ये ट्रांसपोर्ट है, हम लोगों को लेके जाता है। वैसे जो वेसिकुलर्स हैं ये इसके ट्रांसपोर्ट हैं, ये इसे लेके जाएंगे। प्रोटीन छोटे छोटे पैकेट्स में होगा जो राइट लोकेशन पर जाकर फ्यूज हो जाएगा, इसकी सहायता से पहुंच जाएगा। एक्सोसाइटोसिस के लिए जो भी वेसल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही फ्यूज हो जाते हैं भाई। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या प्रोसेस रहा है, सबसे पहले प्रोटीन बनी है। बनने के बाद में क्या हुआ है, बनने के बाद में उनकी उससे सिग्नल जो भी रिलीज हुए हैं, यानी पहचाना गया है कहाँ पहुँचना है। उसके बाद सॉल्टिंग हुई है, और सॉल्टिंग कहाँ हुई है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हुई है, गाल्जी बॉडी में हुई है, और फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से
जहां पर उसे पहुंचना है वहां पर उसे पहुंचा दिया गया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या है, ये भी एक प्रोसेस ही है भाई, ठीक है। जैसे ऊपर जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। दूसरा एंडोसाइटोसिस से भी भेज सकते हैं, कैसे, तो शेल के अंदर मटेरियल को लाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को सेल के अंदर भेजा जाता है, यानी कोशिका के अंदर मटेरियल को भेजने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, लिगैंड या पार्टिकल रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। जो भी पार्टिकल आपको भेजना है उसे अब सबको पता है, हम आपको बता चुके हैं, जो शेल है, शेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है जो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं कि कोई चीज मिले। तो ये क्या करता है, रिसेप्टर लिगैंड या पार्टिकल जो भी है उसे रिसेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे और कंटेंट डिग्रेड या प्रोसेस हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो भी मटेरियल आपको ले जाना है वो अंदर पहुंच जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल के बाहर प्रोटीन भेजना। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए है। कैसे, इससे हम लोग क्या कर रहे थे, इससे हम लोग कोशिका में बन रहा है, ठीक, और प्रोटीन को हम लोग टारगेट करके कहीं भेज रहे हैं। ये क्या है, एंडो मतलब अंदर की तरफ हमें भेजना, तो इसमें जो मटेरियल्स है उन्हें अंदर भेजा जाएगा। ऐसे ही एक्सो में क्या होगा, शेल के बाहर प्रोटीन को हम भेज ही रहे हैं, जैसे अभी ऊपर भेजा है। इसमें एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वेसल्स होते हैं मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर कंटेंट को शेल के बाहर रिलीज कर देते हैं, यानी ओवरऑल ये पूरा एक प्रोसेस है। कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो प्रोटीन टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग में ये डिसाइड होगा कि प्रोटीन कहाँ जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन के बाहर चीजों को भेजने के काम में आएगा और जहां पे ले जाना है वहां पे जाके फ्यूज कराएंगे। और एंडोसाइटोसिस वो होता है जिसमें कोशिका के अंदर मटेरियल्स को भेजा जाता है भाई, ठीक है। रिसेप्टर से एक्सेप्ट करता है, रिसाइकलिंग होती है, जो भी कुछ होता है कोशिका के अंदर मटेरियल्स को भेजा जाता है भाई, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं, सरल भाषा में भैया जो गुणसूत्र होते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी 23 जोड़ी होती है, ठीक। अब इन गुणसूत्रों में कभी भैया 47 हो जाए, ठीक, कभी 45 रह जाएं, ठीक है, कभी कोई गुणसूत्र डबल हो जाए। तो इस तरीके से जब अलग अलग तरीकों की चीजों में दिक्कतें होती हैं गुणसूत्रों में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोम का मतलब ही क्या होता है, गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों का बिगड़ जाना, खराब हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना एब्रेशंस कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, जब क्रोमोसोम के नंबर या शेप में चेंज आ जाता है, उसका नंबर बढ़ जाए, शेप बड़ा या छोटा हो जाए, तब उसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं। ये चेंज जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, माता पिता के लक्षण हो सकते हैं, या फिर डिजीज का कारण बन सकते हैं भाई, ठीक है। कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई और फिर आने वाली पीढ़ियों में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, या फिर कोई बीमारी का भी कारण हो सकते हैं अगर गुणसूत्रों में समस्या हो जाती। सरल भाषा में देखा होगा, लोग कहते हैं नहीं कि इनका कद छोटा रह गया, ठीक है, शकल इनकी पहाड़ियों जैसी लग रही है, ठीक है, पहाड़ी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो कान पकड़ के माफी, ऐसा कुछ बोल दिया, लेकिन ये समाज ऐसा है भाई, ठीक है। लोग बोलते हैं कद छोटा रह गया या इस तरीके की चीजें, तो ऐसा नहीं है कि वहां वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ओवरऑल कई बार ऐसा होता है कि सब लोग लंबे हैं परिवार में, एक आदमी छोटा रह गया, ठीक है, एक उसकी आंखें छोटी हो गई या बड़ी बड़ी आंखें हो गई, खोपड़ी बड़ी हो गई, इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि गुणसूत्रों से रिलेटेड भी समस्या होती है। दो प्रकार से ये हो सकता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर जो उसका है, जो शेप है वो चेंज होगा, तो इसमें क्रोमोसोम का शेप बदल जाता है। क्या होता है, तो पहला तो डिलेशन हो सकता है। डिलेशन में क्या होगा, कई प्रकार हैं स्ट्रक्चरल वाले के। पहला डिलेशन में क्या हो सकता है, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट कर चला जाता है, ठीक है। डिलेशन का मतलब ये टूट गया, अलग हो गया, ठीक है, वो चला जाता है। या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है, इसमें एक पार्ट 2 बार हो जाए तो उसे डुप्लीकेशन कह देंगे। इन्वर्जन में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट उल्टा हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। डिलेशन मतलब क्या, ऐसे पढ़ लो, डिलीट हो जाना, टूट के अलग हो जाना, चला जाना। डुप्लीकेट मतलब क्या, दूसरा उसी के जैसा डुप्लीकेसी हो जाना, एक पार्ट 2 बार बन जाना। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो कोई पार्ट उल्टा हो जाना तो उसे इन्वर्जन कह देते हैं। और इससे होता क्या है, जो जीन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है भैया, ठीक है। इसका चौथा प्रकार होता है ट्रांसलोकेशन। जाहिर सी बात है, लोकेशन चेंज हो जाएगी इसमें। तो एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, किसी एक गुणसूत्र का पार्ट दूसरे गुणसूत्र में चला जाता है, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तब इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं भाई, ठीक है।
न्यूमेरिकल एब्रेशन होता है। दूसरा, पहला कौन सा था, स्ट्रक्चरल एब्रेशन, दूसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल एब्रेशन। ये क्या होता है, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा। न्यूमेरिक मतलब क्या, नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे नंबर चेंज होगा, तो भैया नंबर चेंज होने के भी तरीके हैं। पहला क्या होता है, जरा देखो यहां पे दो तरीके से ये चेंज हो सकता है। पहला होता है एनेयुप्लॉइडी, ठीक। इसमें क्या होगा भैया, जब एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तब इसे एनेयुप्लॉइडी कहलाएंगे भैया, ठीक है। कौन कौन आएगा इसमें, मोनोसोमी आ जाएगा। मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में भैया गुणसूत्र कम हो जाएगा, 2n-1। 2n का मतलब क्या, 2n का मतलब अगर हम कहें 46 तो -1 का मतलब कितने रह जाएंगे, 45 गुणसूत्र रह जाएंगे। तो इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और इसमें व्यक्ति को बीमारी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम भाई, ठीक है। ऐसे ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी में एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2n+1 हो जाएगा, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। डाउन सिंड्रोम नाम की उसे बीमारी हो जाएगी और 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। ये तो पहला प्रकार हो गया न्यूमेरिक वाले में। दूसरा होता है यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, जब पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा या कम हो जाए, जो क्रोमोसोम्स का पूरा सेट है उसमें ही चीजें ज्यादा या कम हो जाए। जैसे क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें एक तो हो सकता है हैप्लॉइडी हो सकता है। हैप्लॉइडी में क्या होगा, आधा हो जाएगा भैया, कि अगर होने चाहिए 46 रह गए, पता चला 23, n ही रहेगा, तो इसमें सेट आधा हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 3n 4n हो जाएगा, एक्स्ट्रा पूरा सेट इसमें हो जाता है भाई, ठीक है। कारण क्या होते हैं, तो सेल डिवीजन, कोशिका का जो विभाजन है वो जब सही से नहीं हो पाता तो गुणसूत्र में दिक्कत हो जाती है। एक्सरे हो जाए, बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाए, वायरस आ जाए, कोई जेनेटिक एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके से कोई जो जीन्स वगैरह उनमें समस्या आ जाए, इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें परिवर्तन आते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो जेनेटिक डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, आनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं। बॉडी और माइंड दोनों जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं। कभी कभी एवोल्यूशन में नए चेंज होते हैं। जब अगली पीढ़ी आएगी तो कई बार ऐसा होता है कि नए चेंज मिलते हैं भैया, ठीक है। इसे यूजेस में क्यों लिखा हुआ है, इफेक्ट्स में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नए चेंज दिखाई देंगे। अच्छा, जो नए चेंज होंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ज्यादातर चेंज जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। कि पहले लोग कहते हैं सांप के पैर हुआ करते थे, बिल में घुसने में दिक्कत हुई तो गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जो जिराफ है वो पहले से कुछ ऐसे थे जो लंबे थे, कुछ छोटे थे, छोटे वाले मर गए और लंबे वाले जिंदा रह गए। कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है, कि भैया धीरे धीरे करके उचक के जब वो पहुंचना शुरू किया घास खाने के लिए, जो भी पेड़ पौधे खाने के लिए, तब वो लंबे हुए। तो ओवरऑल एवोल्यूशन इसी को कहते हैं, चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। में कई बार बुचेरिया आया हुआ है भाई, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सी दवाई आपको करनी चाहिए, कौन से बचाव होने चाहिए, ये पूरा लॉन्ग में कई बार आया हुआ है और शायद इसी वजह से आपने सर्च किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 मार्क्स, 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। भैया वुचेरिया क्या होता है, बहुत सरल लैंग्वेज में हमने लिखा है और नंबर भी अच्छे आपको मिलेंगे। ये क्या होता है, बहुत ही पतला और लंबा वर्म यानी कीड़ा है वुचेरिया, जो मनुष्यों के लिम्फ यानी लसीका, सबने पढ़ रखा होगा, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, रुधिर और लसीका में अंतर। एक तो खून होता है और दूसरा लसीका यानी जो लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर है, जिसे हम लोग लसीका यानी लिम्फ सिस्टम में रहता है। ये हाथी पांव या फाइलेरिया भी बोल देते हैं हम लोग इसे। इसमें व्यक्ति का जो पैर है बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है, बुचेरिया की वजह से ये पैदा करता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसीज होती है वो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अगर पेपर में बुचेरिया पूछे तब भी आपको यही लिखना है और बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी आपसे पूछे तब भी यही लिखना है। सरल भाषा में बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या है, इसका एक स्पेसीज कह सकते हो भाई, ठीक है। जैसे बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें कि भैया बी डिकेडियन, ठीक है, और बी डिकेडियन में क्या आ जाता है, न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, कैलिफोर्नियम इवेंट्स, अपना पहले हम लोग इवेंट वगैरह प्लान करते हैं, तो सब कुछ बी डिकेडियन के अंदर ही आ जाता है ना। वैसे ही बुचेरिया पूरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और उसके अंदर जो स्पेसीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या आ जाएगी, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी आ जाएगी भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, तो स्ट्रक्चर में हमने लिखेंगे जो एडल्ट वर्म होता है यानी जो बड़ा कीड़ा होता है, ये पतला होता है, सफ़ेद होता है और कैसा होता है, धागे जैसा होता है भाई, ठीक है। इसका जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो मेल वाला वर्म है वो छोटा होता है और जो फीमेल वाला वर्म है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। मेल वाला कितना, लगभग 4 सेंटीमीटर का, और फीमेल वाला लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। जो मेल है भैया उसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है,
जबकि जो फीमेल के यूट्रस होता है, ठीक है, सरल भाषा में जहाँ पे बच्चे का निर्माण होगा, में बहुत सारे छोटे छोटे लार्वा पाए जाते हैं भाई, ठीक। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर लिख दोगे। 25 नंबर में है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी 25 नंबर आपको मिलेंगे। फिर माइक्रोफाइलेरिया के बारे में आपको समझना है। तो माइक्रोफाइलेरिया क्या होगा भाई, हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में एक तो बड़ा कीड़ा हो गया एडल्ट वर्म जो बड़ा है, और माइक्रो का मतलब जो छोटा कीड़ा, वो क्या है, तो ये बहुत छोटा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और पतला लार्वा होता है। इसके ऊपर एक कर्व होता है, ये रात के समय ब्लड में आता है भाई, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, वुचेरिया क्या होता है, तो पतला लंबा कीड़ा है जो क्या करता है, हाथी पांव यानी जो फाइलेरिया रोग होता है उसे पैदा करता है, मच्छर के काटने से होता है। और इसकी स्पेसीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया, जो एडल्ट वर्म है वो बड़ा होता है, मेल जो है वो छोटा होता है, फीमेल ज़्यादा बड़ा होता है। मेल लगभग 4 सेंटीमीटर का, फीमेल लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। मेल का लास्ट पार्ट घुमा हुआ होता है और फीमेल में बहुत सारे लार्वा छोटे छोटे पाए जाते हैं फीमेल के यूट्रस में भाई, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया छोटा कीड़ा हो गया, ये बहुत छोटा होता है, रात के समय ब्लड में घुलता है, ठीक है, कवर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट और पतला सा ये लार्वा होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में होता है। सीधी सी बात है, रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल काम करती है। पहला तो मैन यानी जो मनुष्य है उसमें भैया ये अपनी जगह बनाएगा, और दूसरा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती हैं, सरल भाषा में जो फीमेल वाले मच्छर होते हैं उनमें भी ये लाइफ साइकिल अपना बनाता है। तो मैन में कैसे होगा, तो जो भी एडल्ट वर्म है वो कहाँ होता है, लिम्फ वेसल्स में, जो लसिका वाली नलियां होती हैं उनमें रहता है। जो फीमेल वर्म है वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ब्लड में छोड़ती हैं भाई, ठीक है। तो फीमेल वाले जितने भी वर्म होते हैं, तो भैया जो भी छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो कहाँ, रात के टाइम पे ब्लड में घुल जाते हैं। जबकि जो एडल्ट वर्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लिम्फ वेसल्स में रहते हैं। मॉस्किटो में क्या होता है, मॉस्किटो में कैसे रहेंगे, तो मॉस्किटो में क्या होगा, मान लिया कोई मनुष्य है, ठीक, उस मनुष्य को क्या है, पहले से इन्फेक्टेड है, वो हाथी पांव रोग उसे हो चुका है, ठीक। जब कोई मच्छर, जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड पीता है, अब मच्छर ने उसे काटा, उसका खून पिया, तो माइक्रोफाइलेरिया उसके पेट में चला जाता है। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया माइक्रोफाइलेरिया कहाँ रहते हैं, ब्लड में रहता है रात के टाइम। अब रात के टाइम मच्छर आपका खून पी रहा है, तो खून पी रहा, खून के साथ में वो माइक्रोफाइलेरिया भी उसके पेट में चले जाते हैं, जहां इसके 3 स्टेजेस हो जाते हैं, L1, L2, L3 में बदल जाते हैं। जो L3 वाला लार्वा होता है वो सबसे खतरनाक होता है, जो इन्फेक्शन फैलाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मॉस्किटो में कैसे पहुंचा, कि रहता कहाँ है भैया, देखो 2 बातें हो गई, एक एडल्ट हो गया, एक माइक्रो हो गया। एडल्ट वाला कहाँ रह रहा है, लिम्फ वाले वेसल्स में रह रहा है, ठीक, लिम्फ वाली सरल भाषा में नलिकाओं में रह रहा है। लेकिन जो माइक्रो वाला है वो रात के टाइम में ब्लड में घुल जाता है। जो और मच्छर होंगे वो काटेंगे, ब्लड उनमें जाएगा, और जब उनमें पहुंचेगा तो माइक्रोफाइलेरिया जो है उनमें पहुंच जाएगा। उसके 3 स्टेजेस हो जाएंगे, L1, L2, L3। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, L3 वाला सबसे खतरनाक होता है। अब नए इंसान में ये कैसे पहुंचेगा, तो वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जिसने भैया खून पी लिया है, जिसमें माइक्रोफाइलेरिया पहुंच गए हैं, जब ये किसी हेल्दी इंसान को काटेगा तो L3 लार्वा जो है उसकी स्किन के अंदर चला जाएगा। L3 सबसे खतरनाक है, ये भैया नए इंसान की स्किन के अंदर चला जाएगा, वहां जाकर ये एडल्ट वर्म बन जाएगा, और वहां पर जाकर ये दोबारा से भैया स्किन के अंदर गया है तो जो लिम्फ अपनी वेसल्स हैं उनमें जाकर ये दोबारा से एडल्ट वर्म बन जाएगा। इस तरीके से साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको फीवर आएगा, बुखार आएगा, थकान होगी, दर्द होगा, ठीक है। जो अपनी जो लिम्फ नलियां हैं, सरल भाषा में वेसल्स हैं, वो सूजन आने लगेगी, उनमें जलन होने लगेगी। बाद में बात करें तो नलियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी, पैर हैं, शरीर के बहुत सारे हिस्सों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, पैर हाथी के जैसे मोटे हो जाएंगे, स्किन मोटी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, तो रात के टाइम ब्लड का टेस्ट करके माइक्रोफाइलेरिया को देखा जाता है। तो रात के टाइम पे भैया चेक करा जाएगा कि अगर माइक्रोफाइलेरिया के लक्षण मिल रहे हैं तो फिर आपको जो है बुचेरिया से बचना है, ठीक। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं भाई, तो एक तो दवाई ये है डाई एथिल कार्बामाजीन, ठीक है। कौन सी है, डाई एथिल कार्बामाजीन, और दूसरी कौन सी है,
एल्बेंडाजोल, इस तरीके की दवाइयां जो होती हैं दी जाती हैं। गंदे पानी को हमेशा हटाओ, ठीक है। नहीं भी रोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हो जाएगा तब हम बैठ के इंतजार करेंगे, तो गंदे पानी को तो वैसे ही हटाना, तो गंदे पानी को हटा दीजिए। मच्छरदानी का यूज करिए। जैसे हम क्या करते हैं, अभी इस समय हम हॉल में सो रहे हैं, घर में कोई नहीं है, आपकी भाभी भी घर गई हुई है, तो हम हॉल में सो रहे हैं, ठीक है। वहीं काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि यार बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, तो छांटते हैं बैठ गया, ठीक है। तो हॉल में ही बैठ जाते हैं, अपना टीवी चला ली और वहीं पर लिखते रहते हैं बैठे। तो 2 सॉकेट है हॉल में, तो इधर भी एक ऑल आउट लगा, उधर भी ऑल आउट लगा, और पूरा घर बंद है, जाली वाली लग के सब बंद है, तो कहीं कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं। तो पहले से आपको सिक्योरिटी रखनी है, ये नहीं कि जब हो गया तब पर मच्छरदानी ढूंढ रहे हैं, नहीं रे। तो भैया इस तरीके से ऑल आउट लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, घर और आसपास कोई पानी जमा ना होने दो, ठीक है। घर पे पुराने टायर डाल दिए, बर्तन डाल दिए, है उनका कोई काम नहीं, उठा के फेंक दो उन्हें कबाड़ में, सीधी सी बात है। पड़े हुए हैं, पानी भर रहा है, तो ये दिक्कत है भाई, ठीक है। हर साल लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती हैं, ये सरकारी चीज़ें होती हैं। सरकार की तरफ से कई बार ऐसा होता है दवाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन घोटाला इतना है कि लोगों को यकीन नहीं होता है। ऐसा ना हो हमारे यहाँ तो मम्मी हमारी कहती पता नहीं कैसी दवाई दे गया होगा वो, मत खाना, ये फेंक दो। तो रियलिटी है, और उनका भी कहना ठीक है, पता ही नहीं कौन है दवाई दे के चला जाए, पूरा घर लेट गया, पता चला। ऐसा भी होता है, कई घटनाएं आती हैं। तो ये भारत है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो सरकारी कई सारे कार्यक्रम चलते हैं जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, बांटी जाती हैं, और इस तरीके से आप इनसे प्रिवेंशन कर सकते हो भाई। एक क्वेश्चन भी 15 नंबर लॉन्ग में आपका आ जाएगा भाई, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स का मतलब गुणसूत्र, यानी मनुष्य के जो गुणसूत्र हैं उनके आधार पर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। देखो एनालिसिस का मतलब क्या है, विश्लेषण होता है, यानी हम लोग विश्लेषण करेंगे कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई बीमारी तो नहीं जा रही है, कोई लक्षण कैसे पहुंच रहे हैं, यानी ओवरऑल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जितनी भी चीजें हैं जो ह्यूमन फैमिलीज हैं उनमें एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं भाई, ठीक है। तो हमने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिख दिया है कि एक मेथड है जिसमें जो ह्यूमन फैमिलीज हैं, जो मानव परिवार हैं, उनके रिकॉर्ड हो गए और जनरेशंस को सिंबल की हेल्प से स्टडी कर देते हैं भाई, ठीक। कुछ सिंबल्स अभी हम आगे नीचे आपको दिखा भी देंगे। इनका एम क्या होता है, तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं, डिजीज हैं, ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेंस जो पैटर्न है, इन सबका पता लगाना होता है कि क्रम बाई क्रम क्या पैटर्न रहने वाले हैं, क्या बीमारियां आगे जेनेटिक्स के जरिए चल रही हैं, इन सबको हम लोग एनालाइज करते हैं किसके जरिए, पेडिग्री एनालिसिस के जरिए भाई, ठीक है। कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर इस तरीके का स्क्वायर सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, स्क्वायर सिंबल तो वो मेल के लिए होगा, इस तरीके से सर्कुलर सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो मेल के लिए होगा, वो फीमेल के लिए होगा, ठीक। कुछ शेडेड अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर अफेक्टेड है, मान लिया मेल अफेक्टेड है तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे शेडेड, ठीक है। फीमेल अफेक्टेड है तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। कोई हाफ शेडेड मतलब आधा रंगा हुआ इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब वो कैरियर है, आगे उस पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा वो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दिखा रहा है तो मैरिज के लिए दिखाएंगे, वर्टिकल लाइन चिल्ड्रन के लिए दिखाएंगे, ठीक है। रोमन नंबर्स अगर आ जाते हैं तो ये जनरेशंस के लिए दिखाएंगे, जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर भाई, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जेनेटिक डिजीज के नेचर का पता लगाना, फैमिली में कैरियर को आइडेंटिफाई करना, यानी किसके जरिए वो बीमारी आगे जा सकती है, फ्यूचर चाइल्ड में डिजीज प्रेडिक्ट करना, किसी जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है या नहीं होगी, उसे प्रेडिक्ट करना। मेडिकल जेनेटिक्स और काउंसलिंग में इस सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो हम बार बार आपसे कहते हैं कि बायोलॉजी में रटना नहीं होता है, एक बार ये मोटा मोटा समझ लो पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जो मानव की फैमिली है, जो मनुष्य की फैमिली है, उसमें जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई बीमारी ना पहुंच जाए, उसकी जितनी भी डिजीजेस हैं, ठीक है, उन सब की एनालिसिस कर रहे हैं। और कैसे करेंगे, तो उसका तरीका है भाई, ठीक है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो सबको पता है जो मानव होता है, मनुष्य है, उसमें 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं भाई, ठीक है। इन 46 में से 44 कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं भाई, ठीक है। लिख भी दिया हमने कि 44 जोड़ी का मतलब 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं भैया, ठीक। यहाँ पे लिखा 23 पेयर्स टोटल होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर क्रोमोसोम्स का होता है, जिसे हम लोग XX या XY से लिखते हैं। XX सबको पता है फीमेल वाला पार्ट है भैया, ठीक है, और XY जो है वो कौन सा पार्ट है, मेल वाला पोर्शन या पार्ट कहलाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं, लिखने का तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भैया दो तरीके के गुणसूत्र हो गए, कौन कौन से, एक तो ऑटोसोम्स हो गए,
एक लिंग गुणसूत्र हो गए। तो अब हम लोग दोनों तरीके से पता करेंगे कि किस तरीके से आगे चीजें बढ़ सकती हैं। तो पहला तरीका कौन सा है? ऑटोसोम्स वाला। जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होता है, यानी ऑटोसोम्स के जरिए कैसे बीमारियां वगैरह आगे बढ़ती हैं। तो दो तरीके हैं भैया, ठीक। ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखो दो यहां पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है डोमिनेंट, ये देखिए डोमिनेंट, और एक कौन सा? एक है रेसेसिव। इन दोनों का मतलब समझ लो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। डोमिनेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा जीन है जो अगर आ गया किसी गुणसूत्र के ऊपर तो वो क्या करेगा? बीमारी को फैला देगा, अकेला ही काफी है। और रेसेसिव का मतलब सरल भाषा में कमजोर होता है। इसमें कम से कम जो दोनों जीन्स हैं वो दोनों ही कमजोर होंगे, दोनों ही अफेक्टेड होंगे, तब जाके वो आगे अफेक्शन को, इन्फेक्शन वगैरह जो भी है, जो भी बीमारी है उसे बढ़ा पाएंगे भाई, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? डोमिनेंट जीन की एक कॉपी से ही डिजीज हो जाती है, क्योंकि डोमिनेंट का मतलब ये डोमिनेट कर रहा है यार, ये मतलब सरल भाषा में पावरफुल है यार ये जीन। तो एक कॉपी से ही बीमारी हो जाती है तथा हर जनरेशन में डिजीज दिखाई देती है। हर पीढ़ी में आपको ये बीमारी दिखाई देगी। मेल और फीमेल इसमें दोनों ही इक्वली अफेक्टेड होते हैं, यानी दोनों ही अफेक्टेड हो जाते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या है? देखो दो तरीके के गुणसूत्र हैं, ऑटोसोम, लिंग गुणसूत्र। तो पहले ऑटोसोम की बात कर लेना, फिर लिंग गुणसूत्र में एक्स और वाई की बात कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब एक ही जीन काफी। रेसेसिव में क्या होगा? रेसेसिव जीन से डिजीज तब होती है, कब होगी? जब दोनों कॉपीज रेसेसिव हो, यानी दोनों जीन्स रेसेसिव होने चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि एक कमजोर है, अगर दूसरा वाला नहीं होगा तो काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। हेल्दी पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड इसमें भी होते हैं भाई, ठीक। तो ये ऑटोसोम्स की बात हो गई। ऑटोसोम्स में एक जीन अगर है, डोमिनेंट है, तब भी बीमारी हो जाएगी। दोनों जो जीन बच्चे को मिले हैं अगर वो दोनों रेसेसिव है, दोनों ही गड़बड़ है, कमजोर है लेकिन दोनों ही गड़बड़ है, तब भी बीमारी हो जाएगी, ठीक। फिर हम लोग बात कर लेंगे सेक्स लिंक, मतलब क्या हो गया इसका? भाई लिंग गुणसूत्रों की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बात वही है। डोमिनेंट का मतलब क्या? कि अगर एक एक्स पर डोमिनेंट जीन आ गया, बात तो वही है यार, गुणसूत्र चाहे ऑटोसोम हो चाहे लिंग हो, लिखोगे तो वैसे गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाएंगे, और जब जीन पाए जाएंगे तो अगर डोमिनेंट जीन आ गया इसके ऊपर तो फीमेल्स ज्यादा इसमें अफेक्टेड होती हैं। अफेक्टेड फादर से सभी डॉटर्स अफेक्टेड हो जाती हैं, तथा सन्स जो है वो सेफ रहते हैं, यानी अगली पीढ़ी में जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं, जो बिटियां हैं, वो लोग अफेक्टेड होंगी भाई, ठीक। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, फिर वही आ गया। रेसेसिव में क्या होगा? रेसेसिव का मतलब हो जाएगा कि भैया कमजोर जीन है, तो इसमें दोनों ही होने चाहिए। तो रेसेसिव जीन एक्स पर होता है, इससे मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स मोस्टली कैरियर्स होती हैं। अफेक्टेड फादर से डॉटर कैरियर्स होती हैं, सन्स इसमें सेफ रहते हैं भाई, ठीक है। एक वाई लिंक्ड रह जाएगा, क्योंकि एक्स वाई महिलाओं में तो दोनों एक्स एक्स ही हैं, एक्स एक्स ही हैं। फीमेल में एक एक्स एक वाई, तो एक्स की बात हमने कर ही ली है, अब सिर्फ वाई की बात और कर ले रहा है। इसमें जीन कहाँ होगा भाई? वाई के ऊपर होगा, वाई अफेक्टेड कहलाएगा यार, ठीक है। तो जीन वाई के ऊपर होगा, सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड होंगे, क्योंकि महिलाओं में ये पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। फादर से सभी सन्स जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जितने भी लड़कियां होंगे वो सारे के सारे इसमें अफेक्टेड हो जाएंगे, तो ये वाई वाला हो जाएगा भाई, ठीक है। लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होगा? जो जीन्स होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, और ये सिर्फ मदर में पाए जाएंगे। अफेक्टेड मदर से जितने भी बच्चे हैं वो सब अफेक्टेड हो सकते हैं, अफेक्टेड फादर से कोई भी अफेक्टेड इसमें नहीं होता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे पेडिग्री एनालिसिस क्या है, तो किस तरीके से बीमारियां आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से आप उन्हें डिनोट करोगे, क्या उनके सिंबल है, ये आप लिख दोगे। फिर दो तरीके गुणसूत्र हैं, ऑटोसोमल है, ठीक है, और दूसरा लिंग गुणसूत्र है। तो ऑटोसोमल में भी दोनों, या तो डोमिनेंट पूरा एक ही जीन ऐसा है जो बीमारी फैला देगा, या तो दोनों ऐसे हैं कमजोर लेकिन दोनों ही अफेक्टेड है तो वो बीमारी को फैला सकते हैं। सेक्स लिंग में एक एक्स हो गया जिसमें डोमिनेंट हो सकता है या फिर रेसेसिव हो सकता है, तो दोनों भी बात आएगी, क्योंकि महिला में भी एक्स है, पुरुष में भी एक्स है। वाई वाला सिर्फ पुरुष में ही है, तो इससे सिर्फ बच्चे ही अफेक्टेड होंगे, बच्चों में भी कौन से? लड़के अफेक्टेड होंगे भाई, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल में जितने भी बच्चे हैं सभी अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये मम्मी से होंगे, पापा से बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे भाई, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ है। माइटोसिस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। सेल माने कोशिका, डिवीजन माने तोड़ना। कोशिका को विभाजित करने के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए माइटोसिस का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो एक पेरेंट सेल होता है, यानी जो कोशिका होती है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी एक से दो कोशिकाओं में ये टूट जाएगा। ये प्रोसेस बॉडी सेल्स में होगा, और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ हो, रिपेयर हो, बॉडी में रिप्लेसमेंट हो। सबको पता है कि कोशिकाओं का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, हम जब पैदा हुए तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं अलग थी,
अभी पुरानी कोशिकाएं कुछ मरती रहती हैं, कुछ नहीं बनती रहती हैं, तो इस तरीके से विभाजन होता रहता है। तो ग्रोथ कैसे होगी, बॉडी की रिपेयर कैसे होगा, रिप्लेसमेंट क्या होगा, इस सब के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, जब तक आप जिंदा हो लगातार चलता रहेगा। बॉडी की कोशिकाओं में ये होता रहेगा। किसकी कुछ स्टेजेस हैं भाई, तो स्टेजेस क्या है? सबसे पहला प्रोफेज, प्रो माने शुरुआत वाला अवस्था है। क्या होगी इसमें? इस स्टेज में सेल डिवीजन की तैयारी होगी, यानी सबसे पहले कोशिका अगर टूटना है तो सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तोड़ डाला भाई। तोड़ने में क्या होगा? जो क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन क्या होते हैं? धागे होते हैं, सबको पता है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम सुना? गुणसूत्र कैसे होते हैं भैया? धागों के समान संरचना होती है, उसे ही हम लोग क्रोमेटिन कह देते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन होंगे वो थिक क्रोमोसोम्स में बदल जाएंगे, यानी ये कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे, संघनित होंगे जितने भी क्रोमेटिन धागे, और वो पतले क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ होता है, यानी जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो जो क्रोमेटिड होंगे वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। सबको पता है भैया क्रोमेटिड, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो धागे नुमा संरचना होता है जिन्हें हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन जो ये बना होता है गुणसूत्र, वो काहे से बना होता है? क्रोमेटिड से, 2 क्रोमेटिड से बना होता है जो जुड़ा होता है सेंट्रोमियर से। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके पिघलना, मतलब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म में बनने लगेंगे भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या होगा कि देखो सरल भाषा में समझो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक कोशिका है। अब हमें उस कोशिका को तोड़ना है, तो कोशिका को तोड़ने के लिए क्या होगा? तैयारी स्टार्ट होगी। जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डिसॉल्व होगा तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक। अब जब ये बन गए, ये जो फाइबर्स हैं ये जब बन गए तो क्या होगा? तो बीच वाली अवस्था आएगी मेटाफेज। इसमें क्या होगा? जो जितने भी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होंगे वो शेल के बीच में एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं वो सब इकट्ठे लाइन से अरेंज हो जाएंगे। फाइबर्स सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे, और जो फाइबर्स ये बने हैं वो सेंट्रोमियर से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अब जब कनेक्ट हो गए हैं तो अब इनका काम क्या है भैया? तोड़ने का काम है। देखो कैसे तोड़ेंगे, तो आएगी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? ये जो फाइबर्स होंगे ये सिकुड़ने लगेंगे, श्रिंक होने लगेंगे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो जो क्रोमेटिड है उन्हें पुल करेंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाएंगे। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड है कितने? 2। उन्हें हमें अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तभी 2 कोशिकाओं का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, सीधी बात है। उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया जो है वो डिसॉल्व होना शुरू होगा तो वो क्या करेगा? वो फाइबर्स को बनाएगा। ये फाइबर्स क्या करेंगे? श्रिंक यानी सिकुड़ना शुरू करेंगे, और इतना सिकुड़ेंगे कि जो 2 क्रोमेटिड्स हैं उन्हें ये खींचेंगे और अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तथा हर क्रोमेटिड अलग क्रोमोसोम बन जाएगा, और जो दोनों क्रोमेटिड होंगे वो अपना अपना क्रोमोसोम बना लेंगे। फिर क्या होगा? टेलोफेज आएगी आखिरी में। अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डीकंडेंस यानी अलग होने लगेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी, डिसॉल्व हुई थी जिसमें ये सब प्रोसेस वगैरह चल रहा था वो अपनी फिर से बन जाएगी। ये सब अलग हो जाएंगे, डीकंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब संघनित होना, इकट्ठा होना। तो पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में डिसॉल्व होकर सब इकट्ठे हो गए थे, ये टूटा फाटी जो भी कुछ भी, दोनों अपने अपनी तरफ गए। कैसे गए? तो फाइबर्स बने। फाइबर्स ने क्या किया? इन्हें खींचा अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में खींचा तो एक जो भैया गुणसूत्र है जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड थे वो दोनों अलग अलग हो गए, और जब उनसे क्रोमोसोम का निर्माण हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी। जो फाइबर्स थे वो खत्म हो जाएंगे, शेल में 2 सेपरेट न्यूक्लियाई प्राप्त हो जाएंगे, और जब 2 सेपरेट न्यूक्लियाई बन गए तो माइटोसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और सेल 2 इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। यानी ओवरऑल सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो हुआ क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? माइटोसिस एक प्रोसेस है, ठीक। इस प्रोसेस में कैसे होगा? तो पहले प्रोफेज आएगी। प्रोफेज में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड को हमें तोड़ना है, अलग करना है। कैसे करोगे? तो हमें उनके लिए फाइबर्स चाहिए होंगे। उसके लिए क्या करोगे? तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे डिसॉल्व कराएंगे, ठीक। जब डिसॉल्व कराएंगे तो फिर फाइबर्स बनेंगे। ये जो फाइबर्स बनेंगे ये जाके कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट होंगे तो ये क्रोमेटिड अपने आप सिकुड़ने लगेंगे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने से क्या होगा? ये जो क्रोमेटिड हैं उन्हें खींच के अलग अलग साइड में ले जाएंगे, और जब अलग अलग साइड में दोनों को कर देंगे तो यहाँ नया क्रोमोसोम बनेगा, यहाँ नया क्रोमोसोम बनेगा। जब नया क्रोमोसोम बन जाएगा तो फिर आखिरी में टेलोफेज आएगी। जो भी हमारी जो डिसॉल्व हुई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दोबारा से बन जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म टूटेगा तो 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा भाई, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक। पेपर में ये लॉन्ग में आता है।
न्यूक्लियस क्या होता है जरा समझो। न्यूक्लियस क्या है? शेल का। शेल मतलब क्या होता है? कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तथा जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सबको पता है कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स की सभी रिएक्शंस इसी के द्वारा ऑपरेट होती हैं, अतः इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब किसके द्वारा होंगी? न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस मतलब ही नाभिक, सेंटर, सब कुछ न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी भाई, ठीक है। फिर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछेगा, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कैसा होता है भैया? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब दीर्घवृत्ताकार, स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, या ट्यूब्स की फॉर्म में भी यह हो सकता है, नलिकाओं की फॉर्म में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके 4 कंपोनेंट दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। पेपर में 25 नंबर में अगर आता है, आप क्या करोगे? इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सरल भाषा में मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होती है, तो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। कैसे? कि भैया ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो इसकी झिल्ली है, लेयर है, वो है। ये पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं, ये पोर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर लैमिना है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये इनर का मतलब ये आउटर वाली हो गई, इनर का मतलब ये बाहर वाली जो लाइन दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली का एरिया है, ठीक है। और इनर का मतलब क्या? ये अंदर वाला इसका एरिया है भाई, ठीक है। तो एक डायग्राम आप इसमें बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी बनाओगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, यही जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक डबल लेयर्ड मेंबर्ड से बनी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 1000 से 10,000 तक छिद्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जिनका डायामीटर 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रत्येक छिद्र एक सिलेंड्रिकल एनुअल्स द्वारा घिरा होता है। यह एनुलस 8 सब यूनिट का बना होता है, जिन्हें हम लोग माइक्रो सिलेंडर कहते हैं। सरल भाषा में जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, नाभिक की झिल्ली की बात कर रहे हैं सरल भाषा में, तो भैया वो डबल लेयर्ड होती है। उस डबल लेयर्ड में क्या होता है? बहुत सारी मोटी झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और जो पोर होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है? तो 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। और हर एक छिद्र किससे घिरा होता है? कुछ सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं जिनसे घिरा होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं ये 8 छोटी छोटी, सब यूनिट का मतलब छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देंगे? माइक्रो सिलेंडर कह देंगे। यानी जो छिद्र हैं वो किससे घिरे हैं? एनुलस से घिरे हुए हैं। और ये एनुलस भी और छोटी छोटी यूनिट से बना है, जिसे माइक्रो सिलेंडर कह देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर शैप, शैप मतलब होता है लिक्विड, फ्लूइड। तो न्यूक्लियर शैप क्या होगा? यह तरल आधार भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रोटीन, आरएनए, आयन प्रेजेंट होते हैं। भैया जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, आयन भी होंगे बहुत सारे। तो वो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियर शैप, उसमें सारे के सारे भरे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है, जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। ये केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? जिन्हें फोंटाना ने देखा था, तथा इन्हें न्यूक्लियोलिस नाम किसने दिया था? तो वोमैन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलिस नाम दे दिया था, केंद्रिका नाम दिया था। यह निम्न भागों से मिलकर बनता है। क्या क्या होता है केंद्रिका के अंदर? सरल भाषा में अगर हम कहें तो अभी हमने आपसे ऊपर क्या कहा? हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस सैप यानी फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, जिसके अंदर डीएनए है, प्रोटीन है, आयन है, सब कुछ होता है। तो उसी के अंदर क्या होगी? ये केंद्रिका भी होगी। ये केंद्रक द्रव्य जो है भैया, जो लिक्विड है, उसी के अंदर पाई जाएंगी। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। सबसे पहले किसने देखा? फोंटाना ने इन्हें देखा। इन्हें नाम किसने दिया? तो वोमैन ने इसे नाम दिया। निम्न भागों से बनी होती है, इसमें प्रोटीन से बना मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम से बनी एक्सटर्नल फील्ड होती है, न्यूक्लियोनीमा भी इसमें पाया जाता है, डीएनए से बना क्रोमेटिन मतलब धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है उसके बारे में लिख दिया। क्रोमेटिन क्या होता है? इंटरफेस के समय न्यूक्लियस में कई धागे नुमा, कुंडलित, ठीक है, कुंडली समझते हो? इस तरीके से घूमी हुई कुंडली भैया, ठीक है, एवं लंबे क्रोमेटिन का जाल दिखाई देता है, जो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कैसे बनेंगे? क्रोमेटिन की हेल्प से बनेंगे। तो जब कभी इंटरफेस होगा तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत सारी धागे नुमा संरचना बनेगी, जो आगे चल के क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगी। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक हेड्रोक्रोमेटिन होता है,
एक यूक्रोमेटिन होता है भैया, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन की बात करें, इसका क्या क्या काम होता है, तो ये सेल में होने वाली रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होंगी न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं। यह सेल डिसोसिएशन में तथा एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कोशिका टूटेगी या बनेगी तो वो किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से बनेगी। यह सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, तो जो कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी उसे भी कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस ही भाई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, हमने आपको बहुत शॉर्ट करके लिखवाया है। हालांकि 25 नंबर में अगर आता है तो आप इतना ही लिखोगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसकी झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड होती है, छिद्र होते हैं, छिद्रों के चारों तरफ एनालस पाए जाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, जो छोटी छोटी 8 सब यूनिट से बने होते हैं जिन्हें माइक्रो सिलेंडर कह देते हैं। इसका जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियर सैप कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, आरएनए, आयन, न्यूक्लियोसिस यानी केंद्रिका वगैरह ये सब पाया जाता है। जो स्पेरिकल संरचनाएं होती हैं, सबसे पहले इन्हें फोंटाना ने देखा था, ठीक है, बोमैन ने इन्हें नाम दिया था। इसमें क्या क्या होता है, तो इनमें मैट्रिक्स होती है, राइबोसोम्स की एक्सटर्नल फील्ड होती है, ये क्रोमेटिन वगैरह होते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन कुछ धागे होते हैं जो आगे चल के जो है घूमे हुए धागे होते हैं जो आगे चल के गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक हेड्रोक्रोमेटिन होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है। फंक्शंस की बात करें तो जितनी भी क्रियाएं हो रही सेल की, कोशिकाओं की, सबको ये कंट्रोल करता है। सेल डिसोसिएशन और एसोसिएशन में मदद करता है, सेल की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत कठिन नहीं है। प्लाज्मोडियम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मलेरिया का नाम सुना है भैया, मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। तो आइए समझाते हैं पूरा डिटेल में, 25 नंबर की ये जुगाड़ है भाई, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोएन पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है, यानी सरल भाषा में जो मलेरिया बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है भाई, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा, तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो हैं यानी जो औरत वाले मच्छर हैं भाई, ठीक है, के बाइट से होता है। जब फीमेल वाले जो मच्छर हैं वो काट लेंगे तब आपको ये इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा और मलेरिया रोग के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। ह्यूमन में जो सबसे कॉमन स्पेसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो भैया जो भी मनुष्य हैं उनमें स्पेसीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, ये सारे के सारे स्पेसीज ह्यूमन में कॉमन होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ध्यान से समझिए, यूनि माने एक, सेलुलर मतलब एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होता है, वो भी प्रोटोजोआ होता है। इसकी अलग अलग कई स्टेजेस होती हैं, ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं, यानी सरल भाषा में प्लाज्मोडियम के कई स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या स्टेज हैं भैया, तो जरा देखिए। सबसे पहले जैसे एक स्टेज है स्पोरोजोइट, ठीक है, तो इसका शेप होता है स्पिंडल टाइप का शेप होगा। कहाँ पाया जाएगा, तो मॉस्क्यूटो की सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं उनमें पाया जाएगा और ह्यूमन के ब्लड यानी खून में पाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे मेरोजोइट है, ट्रोपोजोइट है, ये रिंग शेप्ड होता है, ये राउंडेड होता है, ये स्मॉल ओवल टाइप होता है, ये मेल राउंड होता है, उसका फीमेल जो है वो ओवल टाइप होता है। ये रिलीज्ड फ्रॉम आरबीसी से निकलता है, आरबीसी समझते हो रेड ब्लड सेल, इससे निकलता है। ये ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है, ये आरबीसी के अंदर या फिर लीवर के सेल के अंदर पाया जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी कई स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस पे अलग अलग शेप हैं, अलग अलग लोकेशन पे ये पाया जाता है भाई, ठीक है। लाइफ साइकिल पूछा ही जाएगा, पूरा लॉन्ग में आपको लिखना पड़ेगा, तो आराम से रजिस्टर लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो और उसे अपनी लैंग्वेज में तैयार करो और आराम से पेपर में लिख के आओ। लाइफ साइकिल की बात करें तो छोटा सा जीव होता है जो मलेरिया बीमारी उत्पन्न करता है। इसका लाइफ साइकिल 2 जीवों में होता है, नंबर 1 तो ह्यूमन में और नंबर 2 फीमेल मॉस्क्यूटो में। सीधी सी बात है, ह्यूमन में तो होगा ही, और जब कोई फीमेल मॉस्क्यूटो से काटेगी इन्फेक्टेड इंसान को तो उसमें भी ये पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे होगा, जब मच्छर काटेगा तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं इंसान के ब्लड में आ जाते हैं। मच्छर ने काटा,
उनके स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड के अंदर आ गए तथा ह्यूमन बॉडी में इनका सफर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं? तो सबसे पहले लीवर स्टेज में पहुंचते हैं। स्पोरोजोइट्स लीवर की सेल्स यानी कोशिकाओं में घुस जाते हैं, वहां पर ये डिवाइड हो जाते हैं और ये जो मेरोजोइट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी स्पोरोजोइट्स, अभी हमने आपको बताया अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो स्पोरोजोइट्स काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ ये 7 से 10 दिन का प्रोसेस लगता है इसे इसमें कन्वर्ट करने में, ठीक है। फिर ब्लड स्टेज आ जाती है। ये जो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो गए हैं स्पोरोजोइट्स आरबीसी में घुस जाते हैं, रेड ब्लड सेल में घुस जाते हैं। यहां ये बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद नए मेरोजोइट बनना स्टार्ट होते हैं। जब बड़े होते जाएंगे तो आरबीसी फट जाती है। आरबीसी जब फटेगी तो ये बाहर आ जाएंगे और दूसरी कोशिकाओं में घुसना शुरू कर देंगे, अदर सेल्स में घुसना शुरू कर देंगे, जिससे फीवर यानी बुखार आना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। कुछ मेरोजोइट्स ऐसे होंगे जो लीवर में ही छुप के बैठ जाएंगे। जैसे मान लिया लीवर के अंदर छुप के बैठ गए, तो कुछ दिनों के बाद जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये फिर से एक्टिव होकर मलेरिया को उत्पन्न कर देंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर चलता है। मॉस्क्यूटो में बात करें तो भैया फीमेल मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड जो भी इंसान है उसे काटेगी। काटने से क्या होगा? मेल और फीमेल जो दोनों गेमेटोसाइट्स हैं, गेमेटोसाइट्स क्या है? एक और स्टेज है उसकी, अभी देखना आपने सारी स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए भैया, स्पोरोजोइट है, गेमेटोसाइट है, मेरोजोइट है। तो जो गेमेटोसाइट है मेल और फीमेल दोनों वाले, जब कभी मच्छर काटेगा, ये देखो भैया, तो जब कभी भी फीमेल मॉस्क्यूटो काटेगी इन्फेक्टेड इंसान को, तो मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं एक राउंड शेप में, एक ओवल शेप में, वो उसके पेट में चले जाएंगे, मच्छर के पेट में चले जाएंगे, ठीक है। फीमेल वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हैं, तो मेल और फीमेल के जो है आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, सरल भाषा में युग्मक बनेगा, बच्चे का निर्माण होना शुरू होगा, नए मच्छर की तैयारी होगी भाई, ठीक है। जाइगोट मच्छर के पेट की वॉल में घुस जाता है और oocytes बनाता है, जिसके अंदर स्पोरोजाइट्स दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये फटता है तो मॉस्क्यूटो के सलाइवा ग्लैंड्स तक दोबारा से पहुंच जाते हैं, और अभी आपको दिखाया था कि सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर ही स्पोरोजाइट्स पाए जाते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से सरल भाषा में समझो तो इन्फेक्टेड इंसान को मच्छर ने काटा, काटने के बाद में उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पहुंच गए। मेल और फीमेल के पहुंचने के बाद क्या हुआ? आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, वो मच्छर की पेट की वॉल में घुस जाएगा और इस तरीके से स्पोरोजॉइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये मच्छर, अब अंदर भैया व्यवस्था बन चुकी है, मच्छर के अंदर जाइगोट के द्वारा स्पोरोजॉइट्स वगैरह का निर्माण हो चुका है। जब ये जो फीमेल मच्छर होगी ये किसी हेल्दी इंसान को काटेगी, अब देखो इसी तरीके से तो इन्फेक्शन हो रहा है कि भैया उससे पहले उसे मलेरिया था, उसे मच्छर ने काटा, मच्छर इन्फेक्टेड हो गया, और फिर वो मच्छर जब किसी और इंसान को काटेगा तब स्पोरोजॉइट्स को सलाइवा के साथ उसके ब्लड में छोड़ देता है और नया मलेरिया इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्लाज्मोडियम काम करता है। सेलुलर जंक्शन के बारे में भैया, सेलुलर मतलब सेल यानी कोशिका, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जंक्शन का मतलब होता है जो जोड़ता है, जैसे हम यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, शाहजहांपुर एक जंक्शन है, ठीक है। ये कई यहाँ से कई के लिए लाइन गई हुई है, आप यहाँ से पीलीभीत जा सकते हो, मुरादाबाद जा सकते हो, बरेली जा सकते हो, लखनऊ जा सकते हो, अलग अलग रूट पे आप जा सकते हो, यहाँ एक जगह से, इसलिए इसे जंक्शन कह रहे हैं भैया, ठीक है। तो ऐसे ही सेल्यूलर जंक्शन होता है, पेपर में कई बार ये 2 नंबर में आया हुआ है। क्या होता है सेल्यूलर जंक्शन? तो जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं, सबको पहली बात तो एक बात पता होनी चाहिए, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं को जब मिला देते हैं तो उसे टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं भैया, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। इनको जोड़ने वाली जो विशेष संरचनाएं होती हैं उन्हें ही हम लोग सेल्यूलर जंक्शन कहते हैं। देखो पेपर में ये 2 नंबर में आएगा, हमेशा हर टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि मोटा मोटा उसके बारे में पता रखो। कोई क्या, सेल्यूलर यानी कोशिका, जंक्शन यानी जोड़ने वाला, यानी ऐसी कुछ संरचनाएं जो एनिमल के अंदर कोशिकाओं को जोड़े रखती हैं उन्हें हम लोग सेल्यूलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सेल्स यानी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती हैं, आपस में जोड़े रखती हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायता करती हैं। तो सेल्यूलर जंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कोशिका के लिए। टाइप की बात करें तो पहले होते हैं टाइट जंक्शंस, यानी कसे हुए, सेल्स को आपस में ये कस कर जोड़े रहते हैं ताकि कोई भी लिक्विड उसके अंदर से बाहर ना आए, तो ये होते हैं टाइट। दूसरा क्या होता है, गैप जंक्शन, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच छोटी छोटी जगह होती है जिनमें क्या होता है, आयन होते हैं, अणु होते हैं, इनका जो है वो ट्रांजैक्शन इधर उधर होता रहता है, आदान प्रदान रहता है, उनके बीच में गैप रहता है, उस गैप
से ही आयन और अणु आते जाते रहते हैं, इन्हें गैप जंक्शंस कहते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा डिस्मोसोम्स होते हैं। डिस्मोसोम्स क्या होता है? सेल्स को मजबूती से जोड़कर टिश्यू को पावर देते हैं। यानी जो डिस्मोसोम्स होते हैं ये भी यही करते हैं, कोशिकाओं को कस के जोड़ देते हैं, और जिससे जब कोशिकाएं जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? ऊतक बनेगा, यानी टिश्यू बनेगा और वो मजबूत बनेगा भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और टॉपिक है जो 2 नंबर में पेपर में आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भैया डोमिनेंस का मतलब क्या? डोमिनेटिव नेचर से हो रहा है भैया, ठीक कि नहीं। जैसे घर में आपके मम्मी पापा होंगे, ठीक, तो मम्मी पापा जो हैं उनमें से कोई एक आदमी होगा जो डोमिनेटिंग होगा। तो डोमिनेटिंग का मतलब होता है कौन प्रभावी है। जैसे हम कहें कि हम भैया तुम्हारी बारात कराएंगे, तुम कहोगे अरे सर जी बहुत बढ़िया, तो भैया 2 तरीके की लड़कियां हैं या 2 तरीके के लड़के हैं, एक गोरा है और एक काला है, तो आप कहोगे सर जी हम तो गोरे लड़के से शादी करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि गोरापन प्रभावी लक्षण है, डोमिनेटिंग भैया है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी जब अलग अलग पौधों वाले अलग अलग लक्षण वालों के बीच में क्रॉस कराओगे, जैसे मान लीजिए एक लंबा है, कोई एक व्यक्ति छोटा है, तो जब उन दोनों का बच्चा होगा तो वो होगा लंबा जरूर, लेकिन उसमें छोटेपन के लक्षण भी तो होंगे, हाइब्रिड होगा ना भाई, वो प्योर लंबा नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब किसी लक्षण में दोनों जीन्स का प्रभाव समान रूप से प्रकट होता है और संतान में इंटरमीडिएट लक्षण दिखाई देते हैं, तब इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यानी सरल भाषा में लंबापन और बौनापन दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसे कह देते हैं कि भैया ना तो वो सही से लंबा हो पाया, ना तो वो सही से छोटा हो पाया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। जैसे भैया अगर हम रेड और व्हाइट फ्लावर की बात करें तो इसमें प्रभावी क्या है? इसमें प्रभावी है लाल रंग, लाल रंग इसमें प्रभावी, लेकिन जो इनका बच्चा होगा वो कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। तो यानी पिंक का मतलब क्या है? दोनों ही लक्षण दिख रहे हैं ना, रेड भी दिख रहे हैं और व्हाइट भी दिख रहा है। जब दोनों लक्षण दिखने लगेंगे तो इसे हम लोग कह देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कोई भी रेड और व्हाइट में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाया, और दोनों भैया जब डोमिनेट नहीं कर पाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। यानी जब संतान में माता पिता का मिश्रित रूप दिखाई देने लगे कि भैया बच्चा ना तो गोरा हुआ ना काला हुआ, बच्चा घिनौना हो गया, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? तब हम लोग कहेंगे मिश्रित रूप दिखाई दे, तब हम लोग उसे कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी पेपर के अंदर 2 नंबर में भैया आया हुआ, ठीक है। उसके बाद डीएनए क्या होता है, ये कई बार पूछा गया। ये कतई मत सोचना कि सर जी छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं भाई, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब कराएंगे, जो लॉन्ग है जो शॉर्ट है, ठीक है, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा और फटाफट से कराएंगे। तो डीएनए की डेफिनेशन क्या है? डीएनए का सभी को पता है, पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाने का काम करता है, जो जीवों के लक्षणों तथा वंशानुगति को नियंत्रित करता है। सभी को पता है कि डीएनए की सहायता से आप अपने पिताजी से अपना डीएनए मैच कर लेना, आराम से मैच कर जाएगा, क्योंकि उनसे ही लक्षण आप तक डीएनए लेकर आया है। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो पहला होता है न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए का नाम ही न्यूक्लियर है, मतलब यह न्यूक्लियस के भीतर गुणसूत्रों पर पाया जाता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उन पर यह पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और अधिकांश आनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। यानी जो माता पिता के लक्षण आप तक पहुंच रहे हैं उसे नियंत्रित करने का काम ज्यादातर कौन करेगा? न्यूक्लियर डीएनए करेगा। दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है कोशिका का पावर हाउस कहलाती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। यहीं पर सारी ऊर्जा एटीपी के रूप में इकट्ठी रहती है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और स्वयं प्रतिकृति बना सकता है, यानी अपना रेप्लिका बना सकता है, अपना क्लोन बना सकता है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है भैया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए 2 नंबर में आ जाए, हालांकि इसका लॉन्ग वाटसन क्रिक मॉडल वगैरह आपको कराएंगे, लेकिन 2 नंबर में अगर आ जाए, जो हमने पहली वीडियो आपको दी थी मायोसिस, वो लॉन्ग की थी, लेकिन एक्स्ट्रा डोमिनेंस है, डीएनए है, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने आपको क्या दिखा रखा है? ये जंक्शंस हैं, ठीक है, सेल्यूलर जंक्शंस, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो ये सब आपको फटाफट से पढ़ना शुरू कर देना भैया, आराम से नोट्स बनाओ और लिखना शुरू करो। जैसे एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ना है भैया। क्या होता है आओ समझते हैं। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में क्या अंतर है? तो नंबर 1 हमने लिखा, ये लॉन्ग में आया है, तो लॉन्ग में कम से कम आपको 5-6-7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। वायरस में सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी इसमें कोशिकाओं का स्ट्रक्चर वायरस में नहीं पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं 2 होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें सेल वॉल यानी कोशिका की जो भित्ति है, झिल्ली है, जो कवर करती है आवरण, वो होता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर कोशिका वाला सब इंतजाम पाया जाता है।
वायरस के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं, यानी वायरस के पास खुद की कोशिका नहीं है, ये कहीं पर रहेगा। होस्ट मतलब क्या होता है? मेजबान। ये मेहमान बन के रहेगा और होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग, यानी जब तक इसके पास कोई कोशिका नहीं है जो इसके लिए भोजन वगैरह बना पाए, तब तक ये नॉन लिविंग है, जिंदा ही नहीं होते सरल भाषा में, और होस्ट के अंदर जाकर ही जीवित रह सकते हैं, अच्छी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। जबकि बैक्टीरिया के पास जब खुद की भैया कोशिका है तो वो हमेशा लिविंग होता है, यानी जिंदा की तरह काम करता है भैया, ठीक है। वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया काफी बड़े होते हैं इनकी तुलना में। वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में केवल डीएनए ही पाया जाता है, इसमें आरएनए नहीं पाया जाता है। वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वायरस की काफी कंडीशंस हैं, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये होस्ट कोशिका पर ही डिपेंड है, जिसके ऊपर जिंदा है उसी पर डिपेंड है। जबकि बैक्टीरिया के पास खुद का मेटाबॉलिज्म होता है और ये अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। वायरस केवल होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, अपना जैसा कुछ बनाते हैं, जबकि बैक्टीरिया खुद से बाइनरी फिशन द्वारा बढ़ते हैं, वो रेप्लिका बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? यानी वो कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये खुद से बाइनरी फिशन करके और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वायरस में HIV वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस अभी आया था, बैक्टीरिया में ई कोली बैक्टीरिया है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं भैया, ठीक है। तो वो लॉन्ग में आ सकता है, 7 नंबर में आया हुआ है, और अगर 7 नंबर में आता है तो कम से कम आपको 7 पॉइंट लिख देने हैं भाई, ठीक है। अगला एक है डिफरेंस बिटवीन फंगी, या उससे लोग फंजाई भी पढ़ देते हैं, फंगी एंड प्रोटोजोआ, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा गया है। तो जो फंगी होता है वो यूकैरियोटिक ज्यादातर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर समझते हो, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हो। मल्टी का मतलब ये है बहुत सारी, सेलुलर का मतलब कोशिकाएं, यानी जो फंगी होते हैं, यानी जो फंजाई होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट वगैरह है, वो यूनिसेलुलर, यानी इसमें एक कोशिका होती है, बाकी ज्यादातर जितने भी होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिका होती है। जबकि प्रोटोजोआ कैसा होता है? हमेशा ही यूनिसेलुलर होता है, यानी इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, ये एक कोशिकीय ही होते हैं। उसी तरीके से जो फंगी होते हैं इनमें क्या होता है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल का मतलब वही कोशिका भित्ति होती है, आवरण होता है, जो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है भाई, ठीक है। फंगी कैसे होता है? इमोबाइल। इमोबाइल समझ सकते हो आप, जिनमें मोबिलिटी मतलब जितनी आसानी से मूव कर सकता है वो मोबाइल है, जो आसानी से मतलब मूव नहीं कर पा रहा है वो इमोबाइल है, जबकि प्रोटोजोआ मूव कर सकते हैं, तो ये मोबिलिटी इनमें होती है, ठीक है। ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी लैंगिक जनन भी कर लेते हैं, अलैंगिक जनन भी कर लेते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? प्रोटोजोआ ये असेक्सुअल, कुछ में एक आध को छोड़ के बाकी बिना मतलब असेक्सुअल ही इसमें जनन होता है भैया, ठीक है। ये फंगी जो है वो धागे के समान होता है, फिलामेंट के समान होता है, पूरा जाल काहे का बना होता है? माइसेलिन कहलाता है। जबकि प्रोटोजोआ एक छोटी छोटी सिंगल सेल्स होते हैं जो अलग अलग शेप रखते हैं, यानी जो दो चीजें, फंगी जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है, धागों के समान संरचना है भैया, ठीक है। जबकि जो प्रोटोजोआ है वो छोटी छोटी कोशिकाओं रूप में अलग अलग शेप में पाया जाता है। फंगी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ले लेते हैं, ठीक है, जबकि प्रोटोजोआ छोटे बैक्टीरिया या पार्टिकल्स को खाकर जिंदा रहते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ उदाहरण दें तो फंगी में राइजोपस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब फंगी में आ जाते हैं। प्रोटोजोआ दें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब कहाँ जाते हैं? प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। कि वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, सरल भाषा में इनका क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, डिफरेंसेस पूछे हुए हैं भाई, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग लिखेंगे भाई, ठीक। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सभी छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ हैं, ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो नेक्ड आई यानी नॉर्मल आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इनमें वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप क्या करोगे? बताओगे कि भैया नॉर्मल आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है, नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे जीव हैं, इनके बारे में आप लिख के दिखा दोगे, 25 नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा है वायरस के बारे में। क्या है भाई वायरस? तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गन मतलब जहां हो वहां पे कार्बनिक होता है उसका मतलब, ठीक है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। जो जिंदा लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, ये उनके बीच की कड़ी है भाई, ठीक है। इनमें कोई सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय संरचना इनमें नहीं होती है।
ये सिर्फ प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन की कोटिंग होती है और साथ में डीएनए या आरएनए से ये बने होते हैं। ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी अपने जैसा जो संतान उत्पन्न होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन क्षमता इनमें नहीं होती है। इन्हें लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है, यानी अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक कोशिका चाहिए होगी, एक होस्ट चाहिए होगा जहां पर ये रिप्रोडक्शन करेंगे भाई, ठीक है। जैसे HIV एड्स हो जाता है इसकी वजह से, HIV वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, पोलियो है, ये सारे वायरसेस में आते हैं भैया, ठीक है। तो आपने वायरस के बारे में लिख दिया। फिर आप लिखोगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में क्या लिखोगे भाई? तो बैक्टीरिया क्या है? ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर समझते हो? यूनि माने एक, सेलुलर मतलब कोशिकीय, यानी ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काहे की होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। ये डिफरेंट शेप में मिलते हैं तथा रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होती है। कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, जैसे दही वाला बैक्टीरिया अपने काम का है। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो भी अपने काम का है। मोटी मोटी बात करें तो बैक्टीरिया के बारे में आप कैसे देखोगे? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। इनकी जो सेल वॉल यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है वो काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अलग अलग आकार में मिल जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा हो जाता है, ठीक है। बाइनरी मतलब समझते हो? दो लोग आपस में संलयित होंगे, कुछ नया बनेगा भाई, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, दही वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, ये सब काम में आता है, ठीक है। फंगी की बात करें तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं भैया, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उनकी सेल वॉल किसी और की बनी है, इनकी सेल वॉल किसी और की बनी है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। कुछ फंगी डिजीजेस भी करते हैं, जैसे ईस्ट से बीमारी हो सकती है, पेनिसिलम से बीमारी हो सकती है। तो कुछ फंगी जो होते हैं या फंजाई, आप जो भी पढ़ो, तो कुछ फंगी जो होते हैं इनसे बीमारियां भी होती हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। इनसे पहले वाले में कैसा होता है? फिशन के द्वारा। नॉर्मली दो मिलेंगे, बाइनरी फिशन के द्वारा हो जाएगा। उससे पहले वाला जो है उसमें क्या होगा? अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एक कोशिका चाहिए होगी, एक होस्ट चाहिए होगा जहां पर जिसकी मदद से वो रिप्रोडक्शन करेंगे भाई, ठीक है। और चौथा आप लिख दोगे किसके बारे में? चौथा आप लिख दोगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, सबको पता है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक वाले होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल इनमें होती ही नहीं। एक में काइटिन की बनी थी, ठीक है, एक अलग अलग तरीके की बनी थी, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ये एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवों की तरह ये होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? हिड्रोट्रॉपिक होते हैं। यानी हिड्रोट्रॉपिक का मतलब दूसरों से खाना लेते हैं। एक हो गया होमोट्रॉपिक, एक हो गया हिड्रोट्रॉपिक। बिस्मांगी सरल भाषा में दूसरे से खाना लेके जिंदा है, खुद अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। रिप्रोडक्शन मोस्टली बाइनरी फिशन इनमें भी होता है या फिर सेक्सुअल मेथड से होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो आपके कोर्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ बन गई है, आज शाम तक या कल तक प्लाज्मोडियम की वीडियो भी ऐड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम हो गया। इनसे बीमारियां कौन सी होती हैं? तो मलेरिया बीमारी हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी लोगों को हो जाती है। तो ये सब अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझो, पेपर में 15 नंबर में मान लिया आया वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? तो पहले आपने 3-4 लाइनें इनके बारे में लिखी कि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे कई तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। फिर आपने वायरस के बारे में बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बीच की कड़ी हैं ये। HIV 1-2 वायरस बता दिए, बैक्टीरिया के बारे में बता दिया, फंगी के बारे में बता दिया और प्रोटोजोआ के बारे में बता दिया। पर्याप्त है।